not everybody has been educated in the field of pregnancy या fitness in general. आज की डेट में जिसको देखो जिसके पास बॉडी है वो आज ट्रेनर बना हुआ है. A woman will always understand कि बच्चे के साथ क्या चल रहा है. A man will take his time to develop that bond with the child. तो कहीं ना कहीं वो गलत नहीं है कि एकदम से आप वर्कआउट स्टार्ट कर दो when you get to know that you're pregnant. कोई भी औरत अगर प्रेगनेंसी वर्कआउट शुरू कर रही है तो she will be in a lot of dilemma. People face challenges like they have low vitamin D and low iron levels. तो वो एक्सरसाइज करके भी दूर हो सकते हैं. डेफिशिएंसी एक्सरसाइज करके दूर नहीं होगी. यू हैव टू टेक सप्लीमेंट्स फॉर इट. Women in pregnancy are told कि अब तो सब कुछ खाओ. You have to eat everything क्योंकि वो बच्चे को लग रहा है. जस्ट बिकॉज आपके पेट में बच्चा है इसका मतलब ये नहीं कि आपकी भूख डबल ट्रिपल हो जाएगी. दो इंसान की भूख नहीं लग सकती है. अब आपने जैसे बताया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वर्कआउट इतना इम्पोर्टेंट है, तो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? लैक ऑफ अवेयरनेस. अब इंस्टाग्राम पे तो दिखा रहे हैं कि प्रेग्नेंट औरतें जंप भी कर रही हैं, बाउंस भी कर रही हैं, 100 किलो भी उठा रही हैं. क्या मैं कर पाऊंगी कि नहीं? When I started to plan, okay, let's have a family together, and उस time पर I was leading a sedentary lifestyle और कोई exercise वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा था उस time पे. But उसके बाद I realized कि नहीं, to have a healthy baby, a proper lifestyle has to be followed so that कि वो उसी तरफ लीड करे. एंड मुझे वेट गेन नहीं करना था और ये सारी चीज़ें माइंड में थी कि अच्छा सब कुछ हेल्दी खाना है, सुपर फूड्स खाने हैं, सब कुछ ये माइंड में चल रहा था. बट एक्सरसाइज वाली चीज़ स्टार्ट ही नहीं हो पाई बिकॉज कोई नॉलेज देने वाला नहीं था. एंड आई वॉज नॉट फाइंडिंग समबडी, एज आई टोल्ड यू, आई वॉज लुकिंग आउट फॉर पीपल हु कुड हेल्प अस एज अ कपल टू अंडरस्टैंड वॉट शुड बी आवर फर्स्ट स्टेप. बट वो नहीं था. सो पीपल लाइक अस आर लुकिंग फॉर such advice online or offline by any means. So what would you suggest to somebody who's looking for the starting phase of it? See, pregnancy in itself is not just about working out or being fit during your pregnancy. Pregnancy planning या health and fitness during pregnancy starts from your antenatal. When you are इन द फेज कि चलो ठीक है अब प्लान करते हैं, लेट मी गो थ्रू इट. क्योंकि जितना इम्पॉर्टेंट आपका फिजिकली फिट होना ज़रूरी है उतना स्पेशली द फर्स्ट प्रेगनेंसी टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ एज वेल. बिकॉज यू आर नेवर प्रिपेयर्ड इनफ कि आप किस में घुस रहे हो. ठीक है, फॉरगेट अबाउट पोस्टमार्टम, वो तो बहुत ही वाइड टॉपिक हो जाएगा. बट प्रेगनेंसी इटसेल्फ डज टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हेन यू आर गेटिंग इनटू इट, योर फर्स्ट केयर प्रोवाइडर इज़ योर डॉक्टर. हमेशा अपने पहले डॉक्टर से पूछो कि व्हाट इज़ द प्रॉपर एजेंडा दैट आई हैव टू फॉलो फॉर दीज 9 months. ओके, देर आर सर्टन कॉम्प्लिकेशंस दैट कम अलॉन्ग विथ प्रेगनेंसी. कुछ सबसाइड हो जाते हैं इनिशियल फेजेस में, कुछ लोग के अनफॉर्चुनेटली कंटिन्यू रहते हैं. बट वंस यू गेट अ क्लियर चेक फ्रॉम द डॉक्टर, देयर इज ऑलवेज अ वे टू स्टार्ट इन टू इट. लुक फॉर द ऑप्शंस दैट यू हैव अराउंड यू. लुक फॉर वैलिडिटी कि not everybody has been educated in the field of pregnancy या fitness in general. आज की डेट में जिसको देखो जिसके पास बॉडी है वो आज ट्रेनर बना हुआ है. But validation is important. Authenticity is equally important. With that being said, एक महीने के कोर्स करके भी जो आ गए हैं ट्रेनर्स, उनके पास भी आप नहीं जा सकते. How can I make you do a workout for your back, making sure कि आपका sciatica heal हो बट उससे आपका tailbone भी affect ना हो when in pregnancy? How to make you do core workouts during pregnancy जिससे आपका डायस्टासिस रेक्टाई भी ना हो इशू और बेबी पे भी इम्पैक्ट ना पड़े. कब हमें पेल्विक फ्लो स्टेबिलिटी करना है, कब हमें पेल्विक फ्लो मोबिलिटी करना है, कब हमें पेल्विक फ्लो स्ट्रेचिंग्स करने हैं, ओपनिंग्स करने हैं. तो एवरीथिंग गेट्स मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू अ पर्सनस बॉडी. तो आई वुड सजेस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर. आजकल डॉक्टर्स भी अपनी तरफ से काफ़ी सजेशंस दे देते हैं बिकॉज देयर आर सर्टन ट्रेनर्स जिनको डॉक्टर्स भी जानते हैं. योर डॉक्टर विल सजेस्ट यू एंड देन गो अहेड विद अ स्लाइट ओपन माइंड कि हाँ फिटनेस में जा रहे हो तो देयर विल बी सर्टेन थिंग्स दैट यू विल बी पुट अंडर. हर किसी का ट्रायल एंड एरर होता है. अगर मैंने आज की डेट में 2000 प्रेग्नेंट लोगों को ट्रेन किया है, लेकिन मेरे पास अगर प्रभजोत आती है बोलती है भाविका मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, जो मैंने 2000 को ट्रेन किया है सेम बॉडी प्रभजोत की नहीं होने वाली है. एवरी प्रेगनेंसी इज डिफरेंट. तो आई हैव टू कस्टमाइज अ मॉड्यूल अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप एंड दैट विल टेक मी सम ट्रायल एंड एरर्स कि क्या सूट कर रहा है क्या सूट नहीं कर रहा है फॉर मी टू अंडरस्टैंड एज वेल. तो keep yourself open-minded and always remember to ask questions. जितना पूछोगे उतनी चीज़ें ईजी होंगी आपके लिए भी. ट्रेनर क्या सोचेगा कैसे क्या होगा वो तो रखना ही नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग देयर फॉर योर बॉडी. आपकी बॉडी को कुछ हार्म होगा तो who is going to take the responsibility if you are not telling the trainer about it? So be verbal, be open-minded, ask your doctor, find a trainer, ask questions. That's it.
बट देर आर सर्टन काउंसलर्स ना इन द वेस्टर्न Correct. कंट्रीज जो एज अ कपल ट्रेन करते हैं, हाँ. है ना, वो चीज़ें इंडिया में नहीं है. हैं इंडिया में है. आ रही हैं अब. कपल ट्रेनिंग्स आर अ पार्ट ऑफ इट. हम लोगों ने तपा में भी अभी थोड़ा सा स्टार्ट किया है, बट अभी हम लोगों ने ड्यूरिंग बर्थिंग का जो रूटीन होता है, स्पेशली अराउंड 34th 36th वीक, मेजरली ये 4 weeks अराउंड अ मंथ, और समबडी हु वांट्स टू टेक इट फॉरवर्ड, हम लोग इस टाइम पे कपल ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें वी हेल्प. अगर किसी को ब्रैक्सटन हिक्स आ रहे हैं, हाउ टू डील विद ब्रैक्सटन हिक्स. अगर टेल बोन पेन आ रहा है या पेल्विक एक्सपेंशन पेन्स आ रहे हैं, हाउ टू डील विद दैट. हाउ टू प्रिपेयर अ वुमेन फॉर birthing breathing. How to breathe if you are planning for a normal delivery or a vaginal delivery. What is the pattern of breathing? So even a man should be equally involved in that. So we train couples accordingly. Plus, a woman will always understand कि बच्चे के साथ क्या चल रहा है. A man will take his time to develop that bond with the child. But if that bond is created during the pregnancy, especially during the time of delivery, it enhances the support a man can give to a woman during postpartum phase. So we have right now started with the fitness aspect of it. We are still looking for people or counselors who can help from the mental aspect of it. Let's see, hopefully we'll find somebody soon. ये बात तो सही है. मतलब मेरे को भी टाइम लग गया टू डेवलप वैसा वाला व्हाट टू से. अगर आसान भाषा में बोले तो मतलब उतना प्यार नहीं था बच्चे से जब वो पैदा हुआ था. वो होता है ना, बच्चा पैदा हुआ है तो आई एम अ फादर नाउ. हाँ. सो एक सोसाइटल प्रेशर कह लो तो उस करके थोड़ा सा प्यार आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई. बट धीरे धीरे वो डेवलप करते करते अब मेरे को शायद इससे ज़्यादा हो गया. It takes time. हाँ, कि अब मुझे लगता है कि उसको लग ना जाए, कुछ हो ना जाए. हाँ, ये बात सही है कि अगर ऐसा हमें कुछ पहले पता होता तो वो शायद थोड़ा पहले हो गया होता और वो दोनों के लिए बेनिफिशियल रहता. क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि द मदर हैज़ टू सफ़र इनिशियली. उस टाइम पे उसको थोड़ा सा मेंटल सपोर्ट चाहिए होता है, जो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं दे पाया फॉर द सेम रीज़न, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या करना है. इतना सब कुछ होता है उसके लिए, उसका भी मूड स्विंग्स है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है. हाँ, अब वही चीज़ है कि अगर पता होता तो इट वुड हैव बीन मच बेटर फॉर हर. मेरे लिए तो चलो इट वॉज जस्ट नॉर्मल, इट वॉज नथिंग न्यू, बिकॉज मुझे तो उससे गो थ्रू नहीं करना पड़ा. सो आई गेस अब ये चीज़ें जो आप बता रहे हो चेंजेस आ रहे हैं, तो These changes are gradually coming in. 1 tier, 2 tier में आ गए हैं, 3 tier में. It will take a slightly more time because people need to be open-minded for that. And men के ऊपर से एक societal pressure हटाने की need आ चुकी है, that they have to be strong, they have to be like just there as providers. At times they have to be emotionally available as well. And it is very difficult for a woman who is going through a postpartum depression phase or just postpartum to keep on like pressing a man for help. Because एक ऐसा इमेज क्रिएट किया गया है, मैन आर वायर्ड लाइक दैट. और ये सोसाइटी का प्रॉब्लम है. आई वोंट से इट्स अ जेंडर प्रॉब्लम, इट इज़ अ सोसाइटी का प्रॉब्लम. एंड मैन को ऐसे बनाया जाता है. आई वुड ब्लेम द मदर्स फॉर दैट, कि वो मैन को ऐसा बनाती हैं कि तुम्हें यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी बोल्ड, यू हैव टू होल्ड योर इमोशंस इन. बट you are a mother of a son. Now it's your duty how you want to tame him forward. But gradually, slowly and gently, men are going towards their feminine side. They are accepting their feminine side. They are more emotionally available for women. थोड़ा सा time लगेगा, but as and when it happens, I believe एक जो postpartum depression phase होता है, which triggers due to the lack of availability of the husband in the women's life emotionally, वो धीरे धीरे और कम होगा. ये सोसाइटल वायरिंग ही ऐसी है, क्या कर सकते हैं. हम अपना ही केस ले लेते हैं. वाइल वी गॉट टू नो कि वी आर प्रेग्नेंट, मतलब शी इज़ प्रेग्नेंट. तो उस टाइम पे मुझे लगा था कि वर्कआउट क्या स्टार्ट करा देना चाहिए. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि लाइक प्रभजोत, देर आर नॉट मैनी वीमेन हु आर वर्किंग आउट. ठीक है, उस फेज़ में भी मतलब शी वॉज नॉट वर्किंग आउट, शी इज़ नॉट वेरी एक्टिव. मतलब पैदल चलना, रनिंग को अगर आप मतलब हाई इंटेंसिटी वर्कआउट तो नहीं बोल सकते उसको. सो अब उस टाइम पे मुझे लगा कि थोड़ा सा वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं. दैट्स व्हाई शी अप्रोच्ड यू. तो कहीं ना कहीं वो गलत नहीं है कि एकदम से आप वर्कआउट स्टार्ट कर दो व्हेन यू गेट टू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट. सी, वर्कआउट जब भी हमारे पास कोई भी आता है जिसने ज़िंदगी भर भी वर्कआउट नहीं किया है, प्रेगनेंसी में आ रहे हैं वर्कआउट करने, देयर इज़ ऑलवेज अ वे टू स्टार्ट. अगर मैं एक्सप्लेन करूँ बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में, प्रेगनेंसी में अगर कोई मेरे पास फर्स्ट वीक में आए, फर्स्ट मंथ में आए, या 14th वीक या 20th वीक या लास्ट ट्राइमेस्टर में आए, द फर्स्ट फ्यू वीक्स वी आर ओनली गोइंग टू वर्क ऑन देयर ब्रेथ. ब्रीदिंग से भी कोर एंगेजमेंट, कोर स्ट्रेंथनिंग पे भी काम किया जा सकता है.
क्योंकि प्रेगनेंसी में हम लोग डायरेक्ट कोर वर्कआउट्स नहीं करा सकते हैं, क्रंचेस ये सब नहीं करा सकते हैं. मैक्सिमम कोर वर्कआउट्स इज दैट वी कैन वर्क ऑन योर बेली पंप, वी कैन वर्क ऑन योर प्लैंक्स. बाकी इनडायरेक्ट कोर वर्कआउट्स होते हैं. अब फिर चाहे हम वेट लिफ्टिंग से करें, हम लोग डांस से करें, कैसे भी करें, इनडायरेक्टली होता है. इनडायरेक्टली को भी अप्रोच करने के लिए वी हैव टू वर्क ऑन ब्रेथ बिकॉज दैट्स द ईजिएस्ट वे. प्लस कोई भी औरत अगर प्रेगनेंसी वर्कआउट शुरू कर रही है तो शी विल बी इन अ लॉट ऑफ डायलेमा कि हो क्या रहा है, करना क्या है, क्या नहीं करना है. इंस्टाग्राम तो ये बोल रहा है, फैमिली तो ये बोल रही है, मेरे फ्रेंड्स तो ये बोल रहे हैं, ट्रेनर कुछ और बोल रहा है, डॉक्टर कुछ और बोल रहा है. तो बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं. तो उस टाइम पे वेन एवर अ वुमेन इज़ कमिंग, एज आई टोल्ड हर, आस्क क्वेश्चंस ताकि अपने सारे मन के डाउट्स निकालो. ठीक है, नो ट्रेनर इज़ गोइंग टू हार्म योर बॉडी. अगर ये मेरे पास भी आती, मैं अगर एकदम से सब कुछ शुरू करा देती, कुछ हार्म होता, मेरा नाम खराब होता, वाई विल आई डू समथिंग जिससे इसको कुछ हार्म हो, राइट? तो देयर इज ऑलवेज अ वे टू अप्रोच इट. वी हैव टू वर्क ऑन देयर ब्रेथ. देन कम्स द मोबिलिटी. एक्टिव मोबिलिटी पे वर्क करना है. एक्टिव मोबिलिटी जहाँ जहाँ डेवलप होगी वहाँ पे पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी. हम लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेचिंग की ज़रूरत ही नहीं है. बॉडी अपने आप खुल जाएगी जब आप मोबिलिटी पे वर्क करोगे. देन कम्स द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ फिटनेस व्हेन इट What कम्स is टू the प्रेगनेंसी. difference between mobility and stretchability? ओके, बहुत लेमैन लैंग्वेज में आप मूव कर रहे हो फ्रॉम वन पोस्चर टू दी अदर. स्लो मूवमेंट्स, दैट्स मोबिलिटी. अगर आप एक पोस्चर में होल्ड कर रहे हो, दैट्स वर्किंग ऑन योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग. ठीक है, जैसे आप हैंड्स अप हैंड्स डाउन कर रहे हो, टोज टच कर रहे हो, अप कर रहे हो, दैट्स मोबिलिटी. लेकिन आप ऊपर ही हाथ करके खड़े हुए हो, दैट्स वर्किंग ऑन योर स्ट्रेचिंग, दैट्स वर्किंग ऑन योर फ्लेक्सिबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ इट. तो जितना आप मोबिलिटी, एक्टिव मोबिलिटी पे वर्क करोगे, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप इंप्रूव होती है. तो वी ग्रेजुअली वर्क अराउंड इट. एंड अगेन, हर किसी की बॉडी अलग है. हो सकता है प्रभजोत अगर मेरे पास फर्स्ट प्रेगनेंसी में आई होती है, उसको मैंने जो एक वर्कआउट रेजिम बना के दिया है, इवन इन अ ग्रुप सेटअप, वो सेकंड प्रेगनेंसी में आए, ज़रूरी नहीं वो सेम हो. इसकी भी दोनों प्रेगनेंसीज बहुत डिफरेंट हो सकती हैं. तो अगेन, इट्स अ वेरी पर्सनलाइज्ड अप्रोच व्हेन इट कम्स टू प्रेगनेंसी, बट ऑलवेज इट बिगिंस विथ ब्रेथ. फर्स्ट थिंग. अब आपने जैसे बताया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वर्कआउट इतना इम्पोर्टेंट है, तो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या डाउट्स हैं? किस करके वो रुक रहे हैं? या अभी भी मतलब आप किस प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा गो थ्रू करते हो? फर्स्ट, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है जिसके वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं. प्रेगनेंसी में भी आ रहे हैं, इवन टू कंसीव इश्यूज आ रहे हैं. स्पेशली आफ्टर कोविड प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ गए हैं. एंड बेसिकली मतलब कीप इट एज सिंपल एज लाइफस्टाइल की वजह से इश्यूज आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं प्रेगनेंसी में, दैट वीमेन हैव टू गो थ्रू बेड रेस्ट एंड एवरीथिंग. सेकेंड है लैक ऑफ अवेयरनेस. अब इंस्टाग्राम पे तो दिखा रहे हैं कि प्रेग्नेंट औरतें जंप भी कर रही हैं, बाउंस भी कर रही हैं, 100 किलो भी उठा रही हैं. क्या मैं कर पाऊँगी कि नहीं, उस चीज़ का क्वेश्चन है. बट मैं कहाँ से शुरू करूँ, किस पे ट्रस्ट करूँ, किस पे नहीं ट्रस्ट करूँ, दैट्स द सेकेंड थिंग. थर्ड, घर वाले ही मना कर देते हैं. राइट. घर वाले, लाइक इफ़ आई नो आई एम 30 राइट नाउ, मेरी मॉम का टाइम था या नानी लोग का टाइम था, वो लोग घर के सारे काम करते थे प्रेगनेंसी में. नीचे बैठ के, कभी मेड नहीं आ रही है तो पोछा भी लगाया है, गांव जाते थे तो नीचे बैठ के अंगीठी में खाना भी बना रहे हैं, सब कर रहे हैं. ऊपर नीचे चलना, कितना वॉक हो रहा था उनका. बट दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ देयर लाइफस्टाइल. लेकिन आज वही चीज़ हम बोले चलो स्क्वाट कर लो या डक वॉक कर लो. अगेन अकॉर्डिंग टू द बॉडी टाइप, कब है प्रेगनेंसी, क्या ट्राइमेस्टर चल रहा है, क्या वीक चल रहा है, तो अगेन इट इज़ फ्राउंड अपॉन कि कैसे कर सकते हो, व्हाट इफ कुछ हो गया तो. Especially in the first 3 months. First 3 months are always a little complicated, but if you have been physically active till the time you got to know you're pregnant and you don't have any complication, you can continue with your workouts. काफ़ी लोग होते हैं जिनको 3 months के बाद पता चलता है वो प्रेग्नेंट है, तो उनका तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल गया ना. मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो अपने सेकेंड वीक से भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब प्रेग्नेंट थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, दे आर कंटिन्यूइंग विद द एक्सरसाइज. फर्स्ट 3 months उन्होंने 108 सूर्य नमस्कार भी किए हैं. अभी मैं नीचे आपको बता रही थी, आई हैव अ स्टूडेंट हु इज़ 24 weeks प्रेग्नेंट, उसने अभी लास्ट वीक ही 21 किलोमीटर्स का मैराथन किया है. तो यू कैन डू एवरीथिंग. बीमार नहीं हो, प्रेग्नेंट हो, पहले ये समझो, बीमारी नहीं है ये. दो साइंटिफिक लैंग्वेज में प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड अ डिसऑर्डर क्योंकि अ फॉरेन बॉडी इज एंटरिंग द विमेंस बॉडी, एंड इन दैट केस सिनारियो हमारी बॉडी फर्स्ट 3 months उसको रिपेल करने की कोशिश करती है. इसलिए फर्स्ट 3 months सबसे ज़्यादा नॉजिया होता है, इशूज़ होते हैं, मॉर्निंग सिकनेस होती है. एवरी वीमेन रिस्पॉन्स डिफरेंटली. कुछ लोगों के कुछ भी नहीं होता है, किसी के मॉर्निंग सिकनेस होता है, किसी के नाइट सिकनेस होता है, किसी के बैक पेन होता है, कुछ लोगों को बेड रेस्ट बोल दिया जाता है. तो आवर बॉडी इज ट्राइंग टू रिपेल दैट. इसलिए फर्स्ट 3 months में बोला जाता है अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ
jerks or extension जितना भी हो सके, exertion जितना भी हो सके. But with that being said, if you get a clear check from your doctor, if you have no such complication, you can continue with what you have been continuing with, but with precaution. Now, उतना भी आप carefree नहीं हो सकते. आप सब कुछ कर सकते हो. पोस्ट प्रेगनेंसी का एक और मेरा डाउट है, मैं पहले सारे अपने ही क्लियर कर रहा हूँ. ऑल्दो आई एम नॉट प्रेग्नेंट एंड आई कैन नॉट बी. It's always the couple that is pregnant, not the wife. यस. सो पोस्ट प्रेगनेंसी का एक डाउट है कि चलो नेचुरल बर्थ है तब तो कोई बात नहीं, तब तो आप बहुत जल्दी वापस आ सकते हो अपने फॉर्म में, बट नेचुरल नहीं है लेट्स से, तो उस केस में कितना टाइम लगता है कि कोई वर्कआउट स्टार्ट कर सके? इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी. What do you mean by natural birth? वजाइनल बर्थ. There's a difference. Natural birth and vaginal birth are different. Not a lot of people know अब आप about पहले it. ये क्लियर कर दो, मेरे को नहीं पता. Natural birth हाँ. is जब वजाइना में इंसेक्शन नहीं होता है, इंसिजन नहीं हुआ, ठीक है, नॉर्मली बेबी निकला, नॉर्मल टेयरिंग हुआ, सब हुआ, या टेयरिंग नहीं भी हुआ, जहाँ पे सिजर लगा, नाइफ लगा, बी इट सी सेक्शन का या वजाइना का, दैट बिकम्स आइदर सी सेक्शन और वजाइनल डिलीवरी. नेचुरल डिलीवरी इज जब बच्चा नेचुरली बाहर आए, डॉक्टर्स को बस इमोशनली पुश करना पड़े, कुछ काटना पीटना ना पड़े, दैट्स नेचुरल डिलीवरी और नॉर्मल डिलीवरी. वरना वजाइनल एंड सी सेक्शन होता है. अब बाई चांस वजाइनल भी हो या नॉर्मल भी हो डिलीवरी, वजाइनल में कट लगता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, जो भी टीयर है अकॉर्डिंगली आपको बोला जाता है डोनट पिलो पे बैठो या कुछ करो. बट इफ़ योर बॉडी इज़ प्रिपेयर्ड, आप प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर सकते हो अपना वर्कआउट्स. सी सेक्शन में वी यूजुअली टेल देम अराउंड 40 to 45 डेज़, क्योंकि हमारा हिंदू रिलीजन ही ऐसा है, शायद आपके में भी होता होगा कि 40 डेज़ तक जापा पीरियड चलता है. उस टाइम पे तक तो वैसे भी नहीं अलाउ करते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो फर्स्ट मंथ में भी स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ सेकेंड मंथ में भी स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग को 1 साल भी लग जाता है. तो व्हेन यू फील दैट योर बॉडी इज प्रिपेयर्ड एंड योर माइंड इज नाउ फ्री एंड रेडी, यू कैन स्टार्ट विद इट. यू हैव टू लिसन टू योर माइंड. अब जस्ट बिकॉज वर्कआउट करना ही है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के करो, फिर अलग मॉम गिल्ट भी आ रहा है, उस पर भी आप केटर नहीं कर पा रहे हो, फिर 2 दिन करके सब छोड़ हो. यू हैव टू बी इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर्ड टू स्टार्ट विद इट. तो वो जो स्टिचेस में कहते हैं कि थोड़ा पेन रहता है, वो अगर है तब भी आप वर्कआउट कर सकते हो? नहीं, एज आई सेड, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. योर बॉडी विल टेल यू व्हेन टू स्टार्ट. किसी के नहीं होता, किसी के हील कर जाते हैं. अगर फर्स्ट डिग्री स्टिच कट लगा है, फर्स्ट डिग्री कितना ही होता है, हफ्ता 10 दिन में ठीक हो जाता है, वो करो आप स्टार्ट. तो यू डोंट हैव टू बी जस्ट फिजिकली रेडी, यू हैव टू बी मेंटली एंड इमोशनली रेडी एज वेल. बट हैज़ अ कॉन्ट्रोडिक्टरी थिंग, यू विल नेवर बी रेडी. यू हैव टू पुश योरसेल्फ थोड़ा सा, और वहाँ पे सपोर्ट आता है सबसे ज़्यादा फैमिली का एंड द स्पाउस. तो यू ऑल हैव टू बी अवेलेबल. तो आजकल तो इट्स नॉट जस्ट द कपल हु इज़ प्रेग्नेंट, इट्स द फैमिली हु इज़ प्रेग्नेंट. It takes a lot. It takes the village. एक्सरसाइज के लिए लोग इसलिए भी नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज अगेन women who are working just like me, they have a office hours from 11 to 8 in the evening. तो लग रहा है कि इतना तो मैं अपने आप को I am out there and I'm doing a lot, just like I told you I was climbing a lot of stairs. तो मुझे लग रहा था ठीक है, even if I'm not working out, at least I'm climbing the stairs and that's all. मतलब मैं जा रही हूँ, आ रही हूँ, I'm doing my daily work, तो ठीक है ना. मुझे एक्सरसाइज की नई नीड है और मेरी बॉडी को लग भी नहीं रहा. एंड आई वाज स्टिल प्रिपेयरिंग इन माई माइंड कि नॉर्मल हो जाएगा बिकॉज आई वाज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स. सो हाउ वुड यू सजेस्ट ऑन दैट? नॉर्मल डिलीवरी होना नहीं होना इज़ नॉट एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन एक्सरसाइज. हमारे जीन्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, हमारे पेल्विक के स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, हमारा एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है कि पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट है, वो भी बहुत ज़्यादा डिफाइन करता है कि हमारा नॉर्मल डिलीवरी होगा कि नहीं होगा. कुछ लोग होते हैं जिन्होंने इतनी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज भी कर ली, फिर भी नॉर्मल नहीं हो पाया उनका. तो फिटनेस और एक्सरसाइजेज विल aid you into your pregnancy, will aid you into your normal delivery, but does not guarantee normal delivery. And especially, as I told you, in 3-tier cities, where C-section has become more inclusive, normal deliveries have become exclusives. कि जल्दी से हो नहीं रही है normal deliveries. कुछ reasons होते भी हैं कि normal delivery नहीं हो रही है, कुछ let's keep it under the table. So, with that being said, you have to understand आपकी body prepared है कि नहीं है. Fitness पता है, जब तक आप फिटनेस को अप्रोच नहीं कर सकते, जब तक आप अपनी बॉडी को चैलेंज नहीं कर रहे हो हर दिन. अब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, कितना चैलेंज हो रहा था. एक टाइम पे बॉडी यूज्ड टू हो गई थी उससे. हो गई थी, करेक्ट. Was it challenging you enough? Not much. And tell me honestly, were you telling your mind कि चलो इतना ठीक है, or was your body telling you कि चलो नहीं इतना बहुत है?
हाँ, माइंड ही बता रहा था. You were telling, you were consoling yourself कि चलो इतना ही कर लिया, बहुत है, छोड़ो, अब नहीं हो पाएगा इससे आगे. तो we have to emotionally also push ourselves कि if that is my goal, I have to work in a certain way to approach it. And normal deliveries are less expensive, more time taking. C-sections are expensive and pretty quick to do it. But once you approach the operation theatre, surrender yourself to the doctor. डॉक्टर ज़्यादा पैसे कमाएगा या कुछ कर लेगा, लेकिन हार्म नहीं करेगा बॉडी को. Your only aim to work out during pregnancy should not be normal delivery. It should also be to prepare yourself postpartum. अब for a person like you, as you told me कि 7th month 8th month में तो बॉडी हिल भी नहीं रही थी, you came into a bed rest, right? अगर उस टाइम पे भी शायद बॉडी को पुश किया होता या वो सिचुएशन नहीं आई होती, तो आपका पोस्टपार्टम पीरियड में जो फिजिकल चैलेंजेस आपको मिल रहे हैं वो शायद रिड्यूस हो जाते हैं. करेक्ट. क्योंकि फिजिकल हेल्थ जब डिटोरिएट होती है, इट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ एज वेल, एंड वाइस वर्सा. मेंटल हेल्थ फिजिकल को टारगेट करता है, फिजिकल मेंटल को टारगेट करता है. तो प्रिपेयर, डू अ फिटनेस रूटीन, फॉलो अ फिटनेस regime टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर डिलीवरी, नो मैटर C-sec, नॉर्मल और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट ऑल्सो फॉर योर पोस्टपार्टम, ताकि पोस्टपार्टम ईजी जाए. अब पूरी रात जगना है, बॉडी भी थक रही है, खुद को भी टाइम नहीं मिल रहा है. व्हाट इफ उस टाइम पे एक्सरसाइज करके स्टैमिना बिल्ड हो गया होता, थोड़ा सा पुश करके, तो वो उतना पेन नहीं टॉलरेट करना पड़ता. व्हाट इफ एक्सरसाइज करके उस टाइम पे स्पाइन को और कोर को स्ट्रॉन्ग कर लिया होता, तो आज जो टेल बोन के इशूज़ हो रहे हैं वो उतने एक्सेसिव या एग्रीवेटेड सिचुएशन में नहीं हो रहे होते. व्हाट इफ हमेशा रहेगा, बट देन यू आर बिगर दैन योर माइंड. Yeah, that extra push has to be there. So hence for your next pregnancy. Yes, definitely noted. Also, people face challenges like they have low vitamin D and low iron levels. तो वो exercise करके भी दूर हो सकते हैं. डेफिशिएंसी कुछ भी एक्सरसाइज करके दूर नहीं होगी, यू हैव टू टेक सप्लीमेंट्स फॉर इट. ठीक है, अगर आपके लो आयरन लेवल्स हैं, आपके लो विटामिन D3 लेवल्स हैं, या कैल्शियम या B12 कोई भी लेवल्स लो हैं, आप उसमें भी अपने आप को ओवर पुश करोगे तो हो सकता है यू माइट एंटर इनटू अ स्टेट ऑफ फिटीग और आपके कुछ हेल्थ इश्यूज और आ जाए. तो गेटिंग रेगुलर ब्लड टेस्ट डन, blood routines done is very important. Take supplements for the same and go ahead. एंड प्रेगनेंसी में ये सारे चीज़ें लो होना इज़ प्रिटी कॉमन. इट्स नॉट नेचुरल, इट्स कॉमन. आजकल हो गया कि नेचुरल है, ये तो नेचुरल नहीं होता. लीकिंग ब्लैडर होना इज़ कॉमन, इट्स नॉट नेचुरल, इट कैन बी अवॉइडेड. प्री क्लैम्सिया होना इज़ नॉट नेचुरल, इट इज़ कॉमन, इट कैन बी वर्कड अपॉन. स्वेलिंग आना, वाटर रिटेंशन होना, इट कैन बी वर्कड अपॉन, इट्स नॉट नेचुरल. ठीक है. देन अगेन जेस्टेशनल इशूज़ आना, पीट डायबिटीज़ हो गया या थायराइड हो गया या हाई ब्लड प्रेशर हो गया, जैसे प्री क्लैम्सिया के इशूज़ हो जाते हैं. These are all common. They are not natural. It doesn't naturally happen. It is the surrounding factors and the lifestyle that leads to that situation. But it can be avoided through activities. But body में किस चीज़ की deficiency है, that has to be targeted through right nutrition and right supplementation. Also, women in pregnancy are told कि अब तो सब कुछ खाओ. You have to eat everything क्योंकि वो बच्चे को लग रहा है. And अरे ना क्यों किया, ये क्यों नहीं खाना? Just because I do not like much greens या कुछ भी, but अब खाना है because the child needs it. So is it really necessary? See, it's not that necessary. It's not that necessary. Right nutrition is necessary. Just because आपके पेट में बच्चा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी भूख डबल ट्रिपल हो जाएगी. दो इंसान की भूख नहीं लग सकती है. जब भूख लगे तब खाओ, राइट न्यूट्रिशन खाओ, फोकस करो अपने माइक्रोज एंड मैक्रोज पे. कंसल्ट अ प्रीनेटल न्यूट्रिशनिस्ट, एंड प्रीनेटल न्यूट्रिशनिस्ट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर न्यूट्रिशनिस्ट. बट प्रेगनेंसी न्यूट्रिशनिस्ट अगर आपके पास है, इफ नॉट, आस्क योर डॉक्टर. योर डॉक्टर विल गाइड यू विथ एवरीथिंग. You don't need 100 of people around you. If you have that rapport with your doctor, you have that free flow conversation, ask your doctor, she will guide you with everything. क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ज़बरदस्ती का नहीं खाना है. ज़बरदस्ती का खा के ज़बरदस्ती का वेट ही बढ़ेगा और कुछ नहीं. जनरली शुगर क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं. मैं आई गेस केस टू केस डिफर करता होगा. शुगर क्रेविंग्स बढ़ने से ये मतलब है कि आप जब बच्चा हो जाता है, जब आप फीड करा रहे होते हो, तो आप खा सकते हो कुछ भी? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी नहीं खा सकते हो. देखिए, आयुर्वेदिक एस्पेक्ट से हमारी जो इंडियन डाइट है, स्पेशली कुछ चीज़ें होती हैं जो वुमेन को दी जाती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, बिकॉज दैट हेल्प्स इन लैक्टेशन, स्पेशली गर्म चीज़ें. दैट इज़ नेसेसरी टू अ सर्टन एक्सटेंट. कोई भी चीज़ की अति विल कॉज हार्म इन द बॉडी. एक्सेस में कुछ नहीं करना है.
देयर इज़ नो साइंटिफिक प्रूफ दैट सेज कि प्रेग्नेंट औरत मतलब बच्चा डिलीवरी करने के बाद जब औरत घर पे आ रही है उसको एकदम गर्मी में रहना है, नो मैटर बाहर कितनी गर्मी है, तेल लगा के सर पाँव हाथ कवर करके रहना है क्योंकि बच्चे को ठंड लग जाएगी. देयर इज़ नो साइंटिफिक प्रूफ ऑन दैट. ऐसा कुछ भी नहीं है. ये भी बोला जाता है कि तुम्हें जुकाम है, तुम्हें बुखार हो गया, बच्चे को फीड मत करो, जबकि द साइंस एंड द रिसर्च से इज ऑपोजिट. तुम्हें बुखार है, तुम्हें जुकाम है, तुम बच्चे को फीड करो, वरना बच्चा कहाँ से इम्यूनिटी लेगा? बिकॉज योर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट दोज वायरसेज. वंस यू फीड द बेबी इज ऑटोमेटिकली गेटिंग दोज इम्यून सेल्स, द वाइट ब्लड सेल्स. ठीक है, तो ज़बरदस्ती का कुछ नहीं खाना है, लेकिन जस्ट बिकॉज मेरा वेट बढ़ गया है तो अंडर न्यूट्रिशन भी नहीं होना है. बिकॉज आफ्टर प्रेगनेंसी इज़ व्हेन यू हैव टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ द न्यूट्रिशन ऑफ द बेबी. एंड जितना ज़्यादा लैक्टेशन करोगे आप, जितना ज़्यादा ब्रेस्ट फीड करोगे आप, you will yourself lose a lot of weight. Yes. Okay, it also has something to do with weight loss. Because the milk is made through blood of the women. तो जितना ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा लैक्टेट करेगी women, जितना ज़्यादा ब्रेस्ट फीड करेगी, उतना बॉडी का वेट डाउन होगा. अब इफ़ यू वुड हैव सीन इट विथ हर व्हेन शी इज़ ब्रेस्ट फीडिंग, एकदम से डिहाइड्रेशन होता होगा, भूख लगती होगी. अब हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, थोड़ा सा डाइवर्ट हो रही हूँ मैं इस टॉपिक से. जैसे जैसे हम ब्रेस्ट फीड करते हैं, इट इज़ फॉर योर फ्यूचर व्हेन एवर यू आर प्लानिंग टू रिड्यूस ऑन ब्रेस्ट फीड, हमारी एपेटाइट उतनी रहती है, ब्रेस्ट फीडिंग कम हो गया, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करने के बाद वेट बढ़ता है. तो जैसे जैसे ब्रेस्ट फीडिंग हम कम कर रहे हैं, वैसे वैसे आपको अपना एपेटाइट भी कम करना पड़ेगा, अपना फूड इनटेक भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी आजकल हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ऐसी हो गई है, हम लोग सेशिएशन तक नहीं खा रहे हैं, हम लोग मेंटल सेटिस्फैक्शन तक खा रहे हैं. भूख भले ही ख़त्म हो गई हो, दिमाग की वो जो है ना कि अरे इतना टेस्टी, आई हैव टू ईट मोर, वो नहीं ख़त्म हो रहा है. Like I say to him, ये खाना दिल तक पहुंचना चाहिए. हाँ, दिल तक नहीं, बस सारे ऑर्गन्स तक राइटली पहुंचना चाहिए इन राइट Yes. क्वांटिटीज़. तो दिल के लिए खाना बंद कर दो, बॉडी के लिए खाओ. अच्छा, डू यू ऑल्सो हेल्प women who are not, जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है? Yes, we do. Not just women, even men. Because men's reproductive health play a vital role in the pregnancy. बच्चा कैसा होगा, उसके क्या जेनेटिक रोल मॉडल्स होंगे, उसकी क्या स्ट्रक्चरल होगा, जेनेटिक स्ट्रक्चर वो भी होगा. एक मेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेन का स्पर्म हेल्थ मैटर्स द मोस्ट इन दैट. विमेन इज जस्ट लाइक अ कैरियर. उसमें जो भी बच्चा बन रहा है that has majoritively to do with the men's health. So we are helping both men and women in that. Okay. क्योंकि आजकल जैसे IVF हमारे आसपास अब हम लोग कानपुर में भी देख रहे हैं. Very common. हाँ, It has common a होता lot जा to रहा do है. Yes. with lifestyle. And let me tell you, आजकल जितने भी लोग IVF में जा रहे हैं, because I am dealing with pregnant women in such a close vicinity, 50% of the women are having issues, 50% आदमियों में इशू है. इसलिए IVF के केसेस बढ़ रहे हैं. Because men's reproductive health is not openly talked about. विमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ सब पे बात हो रही है, मेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बात नहीं हो रही है आजकल ज़्यादा. प्रॉबेबली अब शुरू हो, आई होप दैट इट हैपन्स, एंड राइट पीपल, बिकॉज आई एम नॉट इन टू द मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, आई होप द राइट पीपल एक्चुअली कम अप एंड टॉक अबाउट इट, क्योंकि दैट हैज़ अ लॉट टू डू विथ द वुमेन्स हेल्थ पोस्टपार्टम एज वेल. अगर राइट जीन कॉम्बिनेशन भी नहीं है, जैसे एक्स एंड वाई होता है, जो बायोलॉजी में बचपन में पढ़ा था, एक्स एक्स वाई वाई वाले जो कॉम्बिनेशंस होते हैं जीन्स के, वो भी कॉम्बिनेशन नहीं होता है. इसलिए देयर आर लॉट ऑफ वुमेन हु सफर विद मॉर्निंग सिकनेस एंड नॉशिया थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. दैट ऑल्सो हैज़ टू डू विद द क्वालिटी ऑफ द स्पर्म एंड द काइंड ऑफ जीन कॉम्बिनेशन दैट द स्पर्म एंड द एग इज मेकिंग. अब जैसे IVF की बात हो रही है, आपने बोला कि 50% मेन 50% वुमेन, तो जब हम बात करते हैं 50% मेन की, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या बंद कराते हो, डाइटरी चेंजेस अगर हम बोलें? क्योंकि जितना मेरे को पता है कि वन शुड नॉट स्मोक, करेक्ट, अल्कोहल कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, जितनी भी कार्सिनोजेनिक चीज़ें हैं उनसे दूर रहना चाहिए. एंड सी आजकल थोड़ा बहुत इफ़ यू वुड सी कि वीगनिज़म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है. द मेन रीज़न फॉर वीगनिज़म, रिलीजन और वो एनिमल क्रूएल्टी को साइड में हटा के, वाई डॉक्टर्स ऑल्सो प्रोमोटिंग वीगनिज्म इज़ कि आज की डेट में जो भी नॉनवेज मिल रहा है दैट इज़ नॉट ऑफ दैट क्वालिटी जो पहले मिलता था. एवरीथिंग इज़ इंजेक्टेड, हॉर्मोन्स इंजेक्ट हो रहे, सब कुछ हो रहा है, वही चीज़ आपकी बॉडी में आ रही है, वही बॉडी में आके आपके इश्यूज़ क्रिएट कर रही है. तो डाइट हैज़ टू बी रेगुलराइज्ड अंडर समबडी हु इज़ रियली क्रूशियल अबाउट प्रीनेटल पोस्टनेटल डाइट्स एज वेल.
See, I provide diet when it comes to regular fitness, hormonal imbalances, weight loss, weight gain. मैं उस पर मेरा मेन हाथ है. Pregnancy nutrition. A pregnancy nutrition also comes with antenatal, prenatal and postnatal nutrition. I have a very brief knowledge of it. I'm probably not the right person to answer this question. But हाँ, आपको work करना पड़ेगा, but not just on your diet. For the health of the baby, you have to work on your fitness level, you have to work on your emotional health, you have to work on your mental health as well. Because as women tend to speak it out, men tend to hold it back. Right. So emotional distress is more in the men with coming scenarios या जितने भी अभी research हो रहे हैं. It is slightly less in a women क्योंकि वो बोल के अपना भड़ास निकाल लेती है, कुछ नहीं तो बच्चे को मार के भड़ास निकाल लेती हैं सारी मम्मियाँ. Men are not able to do that. That again has to do a lot with your reproductive health. Every factor counts. It's not just कि अच्छा मैं कल से एक्सरसाइज करूंगा तो मेरा वेट कम हो जाएगा 1 महीने बाद. नहीं, आपको एक्सरसाइज भी करनी है, आपको अपने न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना, आपको स्ट्रेस पे भी ध्यान देना, पानी कितना पी रहे हो, आपका हार्मोनल बैलेंसेस हैं कि नहीं है, आपका स्लीप है कि नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. तो एवरीथिंग हैज़ टू बी टेकन केयर मुझे ऑफ. मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं जैसे, तो मुझे वही चीज़ मतलब समझ में आती है कि नॉट मैनी मैन आर टॉकिंग अबाउट इट. वही रीज़न है कि वो थोड़ा अल्फा मेल वाली चीज़ आ जाती है कि आई एम सुपीरियर, तो मेरे अंदर तो कमी हो ही नहीं सकती. और वही चीज़ पेरेंट्स का भी थोड़ा सा ट्रेडिशनल माइंडसेट आ जाता है बीच में. जब कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले वो औरत को ही बोला जाता है कि आप जाके अपना चेकअप कराओ, देखो क्या प्रॉब्लम है. जब नहीं निकलता तब उसके बाद बारी भाई साहब की आती है, फिर उनको बताया जाता है और फिर उसमें भी छुपा लिया जाता है. उसमें भी छुपा लिया जाता है, वो छुपाना पड़ जाता है. Is the society has created that scenario around a men. वो एक्सेसिव प्रेशर दिया गया है मेन को, तो which is absolutely wrong, but I hope it changes. You can only hope for it, but anyway it is changing as you said कि चलो धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं. थोड़ा फेमिनिज्म साइड जो है, जो मेल मेंबर्स का, वो थोड़ा सा अब हम लोग ने भी मतलब मैंने अपनी जनरेशन से देखा है कि मैंने अब थोड़ा एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया. इट इज़ ओके टू क्राई, इट इज़ ओके टू शेयर व्हाट इज़ इन योर हार्ट. लाइक माई फादर नेवर डिड इट, ग्रैंड फादर मतलब उनसे तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था. आई गेस दिस इज द जनरेशन जहाँ पे हम लोग को थोड़ा चेंज देखने को मिल रहा है, एंड विच इज़ ओके, विच इज़ फाइन. It's absolutely fine. Nobody is going to judge you for that. हाँ, even if someone is judging, it's fine. It doesn't exactly. It doesn't really matter. Right. Like अगर मैं बोलूँ how can that person judge me, dude, I am also judging people around. मैं तब ये क्वेश्चन करूँ ना जब मैं लोगों को जज नहीं कर रही हूँ. मैं खुद राह चलते हुए हर किसी को जज करती हूँ, ऊपर से नीचे स्कैन करके, अच्छा इसका तो ये होगा, इसका वो होगा. इफ आई एम डूइंग दैट, व्हाई शुड आई एक्सपेक्ट कि somebody else should not judge me? Judgment and putting out a statement is very common. It's not natural again. It's very common. We humans do that. And it's not right as well. But let's not expect something out of somebody else when we are ourselves not working upon it. हर कोई जज करता है, हर कोई करता है. Everyone does. Let's not get affected by it. क्या किसी और को अफेक्ट कर रहा है मेरे जजमेंट से? नहीं, तो why will I get affected by this judgment? एंड ऑफ द डे देखो, हम हमारी मेंटल हेल्थ हम ही संभाल सकते हैं. Exactly. Nobody else will. नो वन एल्स विल डू इट. अब एक केस आपने बताया कि जैसे वर्कआउट लोग कम करते हैं आजकल. थोड़ा सा कोविड के बाद से हमने सिनेरियो और चेंज हुआ है कि हम लोग घर पे रह गए तो उसके बाद निकलने का मन ही नहीं किया. तो अब यहाँ पे जो केस है मेंटल हेल्थ का, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से राइज़ हुआ है. इसको कैसे कम किया जाए, बिकॉज ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है. एंड मैं अपने आसपास भी देखता हूँ ना, तो ये प्रॉब्लम मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? लाइक See, mental health के issues हमेशा से रहे हैं. It's just that people are more vocal about it now. इसलिए वो केसेस सामने आ रहे हैं. अगर आप अपने पेरेंट्स से भी पूछोगे, उनके टाइम पे भी था, बट दे डिडंट नो व्हाट इज़ डिप्रेशन, व्हाट इज़ एंजाइटी, व्हाट इज़ PTSD. दे हैड नो टर्म्स फॉर इट. सर दर्द हो रहा है, टेंशन हो रही है, ये हो रहा है, यही सब चल रहा था. पीपल आर जस्ट मोर वोक अबाउट इट कि अच्छा मुझे ये हो गया. आजकल 5-5 साल के बच्चे बोलते हैं मैम मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है. यू वोंट बिलीव, मेरे पास 5 साल का बच्चा आता है, मेरे को बोलता है कि मैम प्लीज़ पुलिस को बुला दीजिए, मेरे पापा मुझे डिप्रेशन में डाल रहे हैं. तो एक टर्म पकड़ लिया है, उसके अराउंड सिनेरियोज भी क्रिएट कर रहे हैं लोग. It doesn't mean, I'm not defying the fact कि people are not going through serious issues. People are going through serious issues, but first step is to acknowledge that serious issue. आप समझो कि आपको हो क्या रहा है. आप खुद ही डिफाई करोगे कि नहीं, अरे कुछ नहीं, अरे छोड़ो, बाकी सभी बोलेंगे छोड़ो, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक यू इन अ लॉन्गर रन. फर्स्ट यू हैव टू एक्नॉलेज, अच्छा मेरे पास कोई इशू, मेरे को कोई इशू हो रहा है, आई हैव टू टेक इट फॉरवर्ड, आई हैव टू
talk about it. Talk to your partner, talk to somebody who can actually listen. And काफ़ी issues solve हो जाते हैं सिर्फ बात करने से. Right. If you find somebody who can actively listen to you without giving unnecessary का advice, आपकी आधे ज़्यादा issues solve हो जाते हैं. हमारी अब जनरेशन ऐसी हो गई है, जितनी वोक हो रही है ना वो डिप्रेशन एंजाइटी को ले लेकर, वो उतनी ज़्यादा सुनना बंद कर दी है. पीपल वॉन्ट टू गिव देयर ओपिनियंस, पीपल वॉन्ट टू स्पीक, नोबडी वॉन्ट्स टू लिसन. एक्टिव लिसनर्स कम हो रहे हैं, एक्टिव स्पीकर्स बढ़ते जा रहे हैं. तो फाइंडिंग अ somebody that you can confide into, again, that really works in a longer run, because I've myself dealt with depression, anxiety, PTSD, ADHD, सब हुआ है मेरे को बचपन में, अभी भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. तो talking out with somebody, first step is never a psychiatrist. First step is finding somebody amongst your friend circle or your partner or your parent who you can confide into and you know कि वो बाहर नहीं जाएगी बात. That's the first step. नहीं समझ में आ रहा है, then go to a counselor. समझो. काउंसलर से भी पहले आजकल वन थिंग इज गेटिंग वेरी कॉमन एंड दैट इज योर लाइफ कोचेस. लाइफ कोचिंग इज रियली नेसेसरी. आई बिलीव every person at least twice a year should go to a life coach, take memberships, do trainings under them, because that really helps you in evaluating your emotions. प्री-डिसाइसिंग कि आपका कौन सा इमोशन को आपको पहले रखना है, कौन से इमोशन को आपको बाद में रखना है, कैसे वर्क अपॉन करना है, सो दैट एवरीथिंग वर्क्स इन सिंक्रोनिटी. देन कम्स योर काउंसलर. फिर वो बताएंगे कि आपको आर यू इन अ स्टेट कि आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना है और यू कैन वर्क अपॉन योर लाइफस्टाइल. फिर धीरे धीरे शुरू करो. एकदम से सब कुछ शुरू करने से खिचड़ी ही बनेगा, कुछ कंटिन्यू नहीं कर पाओगे. टेक बेबी स्टेप्स, वन स्टेप एट अ टाइम, सी इफ इट इज़ वर्किंग आउट फॉर यू और नॉट. इफ नॉट, देन गो हेड ऑन टू द अदर स्टेप. ट्रायल एंड एरर, इट इज़ वेरी नेसेसरी. आपने जैसे स्टार्ट किया था, आपने बोला कि पहले होता था लेकिन लोगों को पता नहीं होता था, और हम लोग को ये बताया गया है कि पहले होता ही नहीं था. ये तो आजकल के दौर में लोगों को होने लग गया है, जस्ट बिकॉज फोन्स आ गए हैं सबके हाथ में. वो एक जो स्क्रॉल करने की आदत हो गई है पूरा दिन, विच इज़ वेरी मच ट्रू. इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू. इट इज़ ऑल्सो देयर बिकॉज मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है. लाइक आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम. आई वॉज वेरी एक्टिव. आई डिसाइडेड टू क्विट. सब छोड़ के मैंने बंद ही कर दिया, डिलीट ही कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया, एंड दैट चेंज्ड माई लाइफ. वो बिल्कुल पलट ही गई. मेरे को फिर काफ़ी क्लैरिटी हो गई. जो चीज़ें मैं काफ़ी टाइम से स्किप कर रहा था वो मैंने वापस से करना शुरू कर दी, एंड कह सकते हैं कि लाइफ ट्रैक पे आ गई वापस से. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन कि मतलब जो आदत हो गई है स्वाइप करने की एंड रिलेटेड मोबाइल हो गया या स्क्रीन टाइम हो गया, इन सब चीज़ों से भी कितना फ़र्क पड़ता है मेंटल हेल्थ पे? आज की डेट में देयर आर टू बिगेस्ट एडिक्शंस. वन इज़ सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम बोल दो, दूसरा शुगर है. छोटे से छोटे बच्चे को आजकल स्क्रीन का एडिक्शन हो गया है. हम लोग माइंडलेसली स्क्रॉल करते हैं. एंड रील्स का जब कॉन्सेप्ट आया था, आई वॉज रीडिंग अबाउट इट कपल ऑफ ईयर्स बैक. जो 30 सेकेंड रील्स स्टार्टिंग में 15 सेकेंड की होती थी, फिर 30 सेकेंड्स की हुई. उसका कॉन्सेप्ट यही था कि इंसान को पता नहीं चले 15 सेकेंड का कंटेंट है वो कितना ग्रैस्प इन करता जा रहा है, कितना फीड इन करता जा रहा है, उसको पता भी नहीं चले, टाइम पास होता जा रहा है, एंड दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट. दैट इज़ वॉट इंस्टाग्राम इज़ रनिंग अपॉन, मेकिंग मनी अपॉन योर what they are feeding you on your time, right? इसके वजह से हमारे brain cells are not able to reciprocate into the information that is being provided. We are creating a cluster of information, right? Earlier stages में the only information, आपका school days, मेरा school, we are almost of the similar age group. हमारे school days में the only information we are getting through is through chit chats या books. Limited थी information. उसमें भी हमारे पास टाइम था कि सुनना है, नहीं देखना है, हटाओ. रील पे वी डोंट इवन हैव दैट कंट्रोल. अच्छा ठीक है, चलो टाइम पास हो रहा है, स्क्रॉल करते रहो. तो इसके वजह से अ लॉट हैज़ बीन टेकिंग टोल ऑन द मेंटल हेल्थ. आइज़ में इशू आ रहे हैं, हेड एक्स हो रहे हैं, परपेचुअल इशूज़ आ रहे हैं विद इट्स साइड इफ़ेक्ट्स. एंड नॉट जस्ट फॉर अडल्ट्स, इवन फॉर द किड्स नाउ अ डेज. अभी 2 days बैक आई वॉज हियरिंग इट ऑन रेडियो या कुछ कि सुप्रीम कोर्ट इज़ अबाउट टू, या इट हैज़ ऑलरेडी पास्ड अ notice कि kids below 18 years of age cannot be on social media until parents provide them with the guidance or give them a permission to do that. Yeah, it's been presented now. हाँ, तो which is the need of the hour. क्योंकि mindless scrolling, जहाँ पे भी you know your time is being wasted. अब just imagine आपने 1 घंटा mindlessly scroll कर दिया Instagram पे, YouTube पे, any form of social media. उसके बाद लगता है कि अरे 1 घंटा time waste हो गया. The stress that comes from that.
अब इन ऑर्डर टू कॉम्बैट दैट स्ट्रेस, चल थोड़ी देर और देख लेते हैं, फिर टाइम वेस्ट हो गया. तो इट बिकम्स अ वेरी विशियस साइकिल इन ऑल टुगेदर. आजकल कोविड टाइम पे स्पेशली जब रील्स का और टिकटॉक का ट्रेंड चालू हुआ था, पीपल गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट क्योंकि इंस्टाग्राम और टिकटॉक भरा हुआ था विद रेसिपीज कि ये बनाना है, अच्छा इंस्टाग्राम पे ये है, चलो आज ये बनाते हैं. What nonsense. We've all done that dalgona wala challenge. Everybody has done dalgona coffees and gulab jamuns at home and all whatnot. So mindless scrolling will lead to dewiring of certain processes of the brain that will lead to stress induced issues. इसके वजह से sleep patterns डिक्रीज हो रहे हैं, आपका ब्रेन एक्टिव रह रहा है. कितने लोगों की आदत है कि वो फ़ोन चलाते चलाते सोते हैं. Right. तो वही सेम चीज़ आपके सबकॉन्शियस में भरी जा रही है, उसी टाइप के थॉट्स आ रहे हैं लोगों को. डीप स्लीप में लोग जा ही नहीं पा रहे हैं उसके वजह से. उनका रैम बिगड़ रहा है. जो 90 मिनट्स के सूदर्स होते हैं, 90 मिनट के स्लीप साइकिल्स होते हैं, सब बिगड़ रहे हैं. इसलिए इफ़ यू सी कि आजकल प्रमोट किया जा रहा है कि नो स्क्रीन टाइम एटलीस्ट 2 hours बिफोर द बेड. रीड अ बुक प्रॉबली so that you get into a proper REM, you get into a proper sleep cycle so that you wake up fresh. आधे ज़्यादा लोग सर दर्द के साथ उठ रहे हैं क्योंकि रात भर तो फ़ोन देखा था. और इतने पास से लाइट्स, ब्लू रे लाइट्स, UV लाइट्स, whatever the lights are in the screen that are affecting you. तो obviously it has to do, but there are researches that show कि जिन लोगों के पास आजकल फ़ोन भी नहीं है, they are also going through stress, they are also going through depression. That is an added thing. But लोगों के डिप्रेशन तब भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है. इट्स जस्ट दैट वी हैव फाउंड द नेम्स टू इट. पहले नेम नहीं होता था. पहले वीवर, आजकल जैसे मेन आर मूविंग मोर टूवर्ड्स एम्ब्रेसिंग देयर फेमिनिन साइड, विमेन आर ऑल्सो मोर वोकल अबाउट व्हाट दे आर फीलिंग. पहले के टाइम पे औरतों को भी उतना बोलने की अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं थी कि उनके मन में जो चल रहा है, दे वर लाइक उनका ये हो रहा है, इनका ये हो रहा है, तुम्हारी मम्मी का भी ये हुआ, तुम्हारी सास का भी ये हुआ, तुम्हारा भी ये हो रहा है, तो नथिंग बिग ऑफ अ थिंग. अब हो रहा है कि अच्छा आई एम फीलिंग, दे वॉन्ट टू वैलिडेट देयर फीलिंग्स, इवन मैन वॉन्ट टू वैलिडेट देयर फीलिंग्स. तो वी आर जस्ट मोर वोक अबाउट इट. प्रॉब्लम्स तब भी थी, प्रॉब्लम्स आज भी हैं विथ एडेड सप्रेसर्स. एक चीज़ ये होती है कि व्हेन वी स्पीक ऑफ reducing our weight or maybe exercising part of our life, तो food comes into picture. क्योंकि हम रेसिपीज़ की बात कर रहे थे, तो जैसे ही हम जिम जाने की बात करते हैं या एक्सरसाइज की बात करते हैं, वी स्टार्ट थिंकिंग कि अब मुझे वापस जाने से पहले क्या खाना है और वापस आके क्या खाना है. इन दैट पिक्चर कम्स द सिनेरियो कि अच्छा सुपर फूड्स लेते हैं, आज से राइस बन किनोआ खाएंगे, ठीक है, फ्रूट्स में एवोकाडो ऐड कर दो. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? See, according to Ayurveda, and what a lot of people nowadays are preaching, the famous health nutrition gurus are preaching, is follow the legacy of the food with the state you are in. हमारी इंडियन साइंस या इंडियन किचन में जो भी स्पाइसेस थे, उसका जो साइंस है आज बाहर दुनिया डेवलप कर रही है. ठीक है, एवोकाडो इज़ नॉट ग्रोन इन इंडिया. वो बाहर से ट्रैवल करके आ रहा है. जो चीज़ ज़्यादा ट्रैवल करके आएगी उसमें ज़्यादा अडल्ट्रेशन होगा, सो दैट इट कैन बी presented for a really long period of time. It can be preserved for a really long period of time. एवोकाडो में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको आपकी देसी किचन में ना मिले. आपको आमंड्स में भी मिल सकता है, आपको कोकोनट ऑयल में भी मिल सकता है, आपको एग्स में भी मिल सकता है. देयर इज़ नथिंग कि एवोकाडो नहीं खाया तो ज़िंदगी. हम लोग से ज़्यादा हेल्दी हमारी प्रीवियस जनरेशन थी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली. उन लोगों ने एवोकाडो खाया था, इन लोगों ने किनोआ खाया था? नहीं. Everything is readily available in the kitchen. You just need to work on your micros and your macros. कुछ ऐसा नहीं है कि किनवा खाए बिना आपकी ज़िंदगी नहीं कटेगी. चावल इज़ ऑल्सो हेल्दी अनलेस यू हैव सम इशूज़. कुछ लोग के होता है आजकल तो इतने ज़्यादा एलर्जेंस आ गए हैं, कुछ लोगों को चावल भी सूट नहीं करता है, कुछ लोगों को दाल सूट नहीं करती, कुछ लोगों को कैप्सिकम सूट नहीं करता है. एलर्जेंस इतने ज़्यादा हो गए हैं. If it is working out for you, eat chawal. According to Ayurveda, according to yoga and naturopathy, chawal is the best food to consume during your dinner because it is light on the gut. पेट खराब होता था तो पहले बोलते थे ना दही चावल खा लो, दही खिचड़ी खा लो. चावल, क्योंकि चावल इज़ easy to digest. एक कटोरी ऑफ चावल विच इज़ अराउंड 100 grams will have around 100-120 calories, पानी हटा के. एक रोटी अराउंड 30 grams, एक ब्रीफ फिगर, विल अराउंड 90-95 calories. आपका एक कटोरी चावल में पेट भर जाएगा क्योंकि वो 100 ग्राम है, लेकिन रोटी आप 3 खाओगे, 300 calories. तो जस्ट इमेजिन द glycemic index that you're putting. अब wheat के comparison में rice is still healthier क्योंकि it is giving you easier digestive options. But wheat is again high on fiber intake. तो understand what is working out the best for you. चावल खाने से कोई मोटा नहीं होगा, चावल छोड़ देने से कोई पतला नहीं होगा.
मोटा होना है या पतला होना है सिर्फ न्यूट्रिशन और फिटनेस पे डिपेंड नहीं करता है. आपको आपके स्ट्रेस लेवल्स पे वर्क करना है, आपको अपने हाइड्रेशन पे वर्क करना है, आपको स्लीप लेवल्स पे भी वर्क करना है. यू हैव टू वर्क ऑन एवरीथिंग, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, वरना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो डाइट में आर यू अ वेगन? आई ट्राई veganism at least twice a week, but I am a vegetarian. यू आर अ वेजिटेरियन? I am a vegetarian. I try veganism twice a week. ट्वाइस अ वीक, जिसमें आप मिल्क वगैरह सब सब कुछ skip छोड़ देती हूँ, मैं घी ये सब छोड़ देती हूँ. अडल्ट्रेशन की बात हुई थी, आपने कहा था इंजेक्शंस होते हैं, तो मेरे ख्याल से जितना आप मीट की तरफ जाओगे उधर तो है ही है. जो हम लोग मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं डेली बेसिस में, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है. बिल्कुल है, बिल्कुल है. सी आई हैव बीन अ नॉन वेजिटेरियन थ्रू आउट माई लाइफ अंटिल 2020. ऐसा शायद ही कोई एनिमल या कीड़ा होगा जो मैंने नहीं खाया है. आई हैव हैड एवरीथिंग, देन आई डिसाइडेड टू क्विट बिकॉज इट वॉज टेकिंग अ टोल ऑन माई फिजिकल हेल्थ. और मैंने बहुत ज़्यादा पेटा के वीडियोज़ भी देख लिए थे. तो आई डिसाइडेड नॉट टू हैव दैट बिकॉज आई बिलीव कि somebody's life is not as important as satisfying my taste buds, because at that time I was having non-veg for my taste. I was not having it for any health purpose. Though I have been in the field of fitness since 2014. 2014 में मेरा class 12th खत्म हुआ था. That's when I went to college. But I was just having it for the sake of taste. तो adulteration आजकल बाहर से खरीदी हुई सब्जियों में भी है. अडल्ट्रेशन आजकल सब कुछ है क्योंकि क्वांटिटी मासेस बढ़ गए हैं. उन मासेस को प्रोवाइड करने के लिए क्वांटिटीज़ कम हो गई हैं, तो रैपिड प्रोडक्शन के लिए अडल्ट्रेशन करना पड़ेगा. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड आपकी बॉडी किस लेवल तक का अडल्ट्रेशन टॉलरेट कर सकती है. लेकिन ये तो सही में मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आपकी घर में दालें आ रही हैं तो उसमें भी अडल्ट्रेशन है. हर चीज़ में है. हम लोगों ने बड़ा सा बड़ा ब्रांड ले लिया है दालों का. कई बार देखा है दाल धोई है, उसमें से पीला रंग निकल रहा है. तो अडल्ट्रेशन इज़ एवरीवेयर. आज की डेट में हमारे घर में मॉम, पहले आता था पैकेट्स ऑफ आटाज एंड एवरीथिंग. आजकल मॉम ठीक है एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, लेकिन वील बाय आटा, गेहूँ पिसवाएंगे अपने सामने, फिर लेकर आएंगे. बिकॉज वी नो कि हाँ चलो सब कुछ हमारे सामने हो रहा है, उससे मैदा नहीं मिला हुआ है. तो समवेयर वी आर वर्किंग ऑन इट. विद द गिवन लाइफस्टाइल 100% हो भी नहीं पाएगा, बट समथिंग इज स्टिल बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल. वेजिटेरियन आपने बोला कि आपने 2020 से स्टार्ट कर दिया था. मैंने रिसेंटली किया, मैंने 4 महीने हुए मेरे को. फॉर द सेम रीज़न आपने कहा कि आपने पेटा के वीडियोस देख लिए थे. मेरा थोड़ा बुद्धिज़्म की तरफ इंक्लाइन ज़्यादा हो गया, तो मुझे वहाँ से लगने लगा कि छोड़ देना चाहिए. तो एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि आपका एग्रेशन भी कम होता है. इट डज. हमारा जब योगा में बात कर रहे हैं, इवन इन आयुर्वेदा, फूड को 3 एस्पेक्ट्स में बांटा गया है. राजसिक, सात्विक, तामसिक. जो भी चीज़ खा के आपका अग्रेशन लेवल, एंजाइटी लेवल या बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है, वो सारे राजसिक होते हैं. उसमें आपका आ जाता है फ्राइड फूड्स, स्पाइसी फूड्स, नॉन वेजिटेरियन फूड्स. तामसिक वो होते हैं जिसको खाते के साथ आपको लेजी लगे. इसमें आपके आ जाते हैं अनियंस हो गए, अल्कोहल्स हो गया. इट रिड्यूसेस योर मेंटल फंक्शनिंग. इसलिए पहले के टाइम पे बोला जाता राजसिक फूड वो लोग खाते थे जो वॉर्स पे जाते थे. सात्विक लोग कौन खाते थे? सात्विक फूड जो बुक्स में थे, जैसे ब्राह्मण्स, who were more into the scriptures and readings, because they don't need that kind of aggression. They want to relax their mind down. कहीं ना कहीं आपका ब्रेन फंक्शन It does affect. वो तब भी इफेक्ट करता था जब अडल्ट्रेशन नहीं था, वो आज भी इफेक्ट करता है जब अडल्ट्रेशन है. Somebody who's trying to gain weight, जैसे बच्चों में है कि हम कहते हैं कि नॉन वेज भी दो, एग्स भी दो, so that they can gain a little weight. But from a family who's a vegetarian, तो what can they do? See, if your child is not lactose intolerant, there are a lot of vegetarian sources that can be given. जैसे पनीर हो गया, टोफू हो गया, दही हो गया. दही इज़ वेरी गुड क्योंकि प्रोबायोटिक्स होते हैं उसमें. दैट कैन बी कंज्यूम्ड. प्लस देखो बच्चे का साथ क्या होता है ना, इफ़ योर बच्चा इज़ वेरी फिजिकली एक्टिव, दैट बच्चा इज़ नॉट गोइंग टू बी चबी. जब तक बच्चा 5-10 साल का होता है तब तक लगता है बच्चा पतला है. मोटा बच्चा इज़ कंसिडर्ड हेल्दी बच्चा, पतला बच्चा इज़ नॉट कंसिडर्ड हेल्दी. अगर आप भले ही उस बच्चे का सारे हेल्थ इश्यूज़, कुछ भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, उस बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी इज़ गुड, अच्छे से सो रहा है, अच्छे से खा रहा है, लेकिन पतला है तो मतलब बीमार है, मोटा है तो मतलब अच्छा खासा हट्टा खट्टा हेल्दी बच्चा है. ऐसा नहीं होता है. जब बच्चे को भूख लगेगी बच्चा तब खाएगा. फोर्स भी नहीं करना है, फोर्स ईटिंग कर नहीं सकते आप बच्चे के साथ. मोर ओवर देन दैट, अगर बच्चे की कोई डेफिशिएंसी है जिस वजह से उसकी ना हाइट बढ़ रही है ना वेट बढ़ रहा है और अंडर वेट की सिचुएशन आ रही है, कंसल्ट पीडियाट्रिक. जो भी इश्यूज़ होंगे पीडियाट्रिक आपको डायरेक्टली बता देगा कि ये चीज़ें डाइट में इनकॉर्पोरेट करो उसके, ताकि उसका
बॉडी फंक्शन बढ़े, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं बहुत हाई मेटाबॉलिक रेट के साथ पैदा होते हैं. A child who is gaining weight, who is leading towards an obese lifestyle, उसके लिए what role can exercise play? लॉट. सबसे पहले स्क्रीन टाइम बंद करो उसका. हाँ, करेक्ट. बच्चों को ना सूदर्स चाहिए होते हैं. जब आप बच्चे को एक एक्टिविटी से हटाओगे जिससे उसका ब्रेन डीवायर हो रहा है, जिससे उसका ब्रेन स्टिमुलेट हो रहा है, दूसरी एक्टिविटी में डालोगे, द बच्चा इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट इट इज़ यू हु हैज़ टू पुश द चाइल्ड. एंड आजकल के बच्चों के लिए फिटनेस या प्लेइंग इन जनरल हैज़ बिकम अ लग्जरी. कि अगर बच्चे को बैडमिंटन भी खेलना है तो उसके लिए कोई क्लास जाना पड़ेगा, उसको बास्केटबॉल भी खेलना है तो उसके लिए क्लास जाना पड़ेगा, पकड़म पकड़ाई भी खेलना है तो क्लास जाना पड़ेगा. कोई ऐसे नहीं होगा. हमारे टाइम पे सब कुछ वॉज रेडिली अवेलेबल, तो एवरीथिंग हैज़ बिकम अ क्लास फॉर द किड. जहाँ पे क्लास आ जाता है वो एक स्कूल सेटअप आ जाता है, तो किड्स आर नॉट रियली एंजॉइंग दैट. दैट इज़ वाई किड्स आर मोर डिवावरिंग टूवर्ड्स द स्क्रीन्स. You have to push your child into it. Nobody else can do it for you. You have to take that step. You have. वो दिल कहते हैं ना, दिल पे पत्थर रख के भेजना पड़ेगा उसको कि तुम्हें करके आनी है साइकिलिंग, तो तुम करके आओ. एंड एज अ पेरेंट यू हैव टू टेक दैट स्टेप. क्योंकि जितना भी हमारे पेरेंट्स ने हम लोग के साथ डील किया था, इतना स्ट्रिक्ट डाइट न्यूट्रिशन रखा था, हमारे पेरेंट्स हम लोग के बच्चों को स्पॉइल करेंगे. बी इट द मैटर्नल साइड या पैटर्नल साइड. दादी भी स्पॉइल करेगी, नानी भी स्पॉइल करेगी. अच्छा मम्मी ने ये लो चॉकलेट खा लो, मम्मी ने ये लड्डू खा लो, ये चलेगा. इट इज़ यू एज पेरेंट्स हु हैव टू पुट योर फुट डाउन एंड टेक अ स्टैंड फॉर योर चाइल्ड. कि नहीं मतलब नहीं, स्क्रीन टाइम नहीं तो नहीं. वो बुरा लगेगा बहुत लोगों को, बट यू हैव टू टेक दैट स्टेप. अभी जैसे हम ओबेसिटी पे ही बात कर रहे हैं, तो अब हम बड़े लोगों की बात करते हैं, एडल्ट्स हु आर अराउंड बिटवीन 20 to 35 years of age. Again, they are working or studying, and some of them might be planning their family now. For being an obese for a period of time, 10-15 years, और उसके बाद जब आप फैमिली प्लान करने का स्टार्ट करते हो, बट जस्ट बिकॉज यू हैव दिस थिंग इन योर लाइफ, हाउ डू आई ओवरकम इट, और कैसे आगे बढ़ना है फिर इससे? See, obesity can be due to a lot of reason. Either due to your lifestyle or due to your lifestyle oriented disorders. Lifestyle मतलब आप, और it could be genetic as well. It can be genetic as well. But again, genetic चीज़ें भी ना, जब तक आपकी lifestyle ख़राब नहीं होगी तब तक aggravate नहीं करेगी. अगर मेरी फैमिली में डायबिटीज़ रहा है, I have a chance to get diabetes, but अगर मैंने अपनी lifestyle पे work किया तो ज़रूरी नहीं है मुझे डायबिटीज़ आए. सो लाइफस्टाइल हैज़ टू प्ले अ लॉट ऑफ रोल. तो जब हम लाइफस्टाइल की बात करें उसमें जीन्स भी आ जाते हैं. एंड लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसऑर्डर्स में आपका आ गया आपके मे बी हार्मोनल इम्बैलेंसेज या कुछ भी एक्स एंड वाई जेड इशू जिसके वजह से आपका वेट कम ही नहीं हो पा रहा है. इवन योर मेंटल हेल्थ जिसकी वजह से आपका वेट कम नहीं हो पा रहा है. अब whenever you are planning a pregnancy, if you really want a smoother pregnancy, at least 1 साल का टाइम दो अपने आप को. Go consult your gynac. You both should be consulting the doctor. उनसे पता करो कि क्या एग हेल्थ है, क्या स्पर्म हेल्थ है, क्या प्रोसेस होना चाहिए, व्हाट आर द प्रॉपर डेट्स ड्यूरिंग योर ओव्यूलेशन पीरियड, जिस टाइम पे यू कैन प्लान फॉर द प्रेगनेंसी. हाउ मच वेट शुड यू ड्रॉप डाउन, क्योंकि आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है 30-40 किलो लोग गेन कर रहे हैं. Yes. बहुत कॉमन हो गया एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉप दैट बैक. मैं अपने क्लाइंट्स के साथ फोकस करती हूँ कि कोशिश करती हूँ मैं कि 10 से 12 क्रॉस ही ना हो. बहुत लोग ऐसे जिन्होंने 6 किलो भी सिर्फ गेन किया पूरी प्रेगनेंसी में. बिकॉज माई क्वेश्चन बिहाइंड इज दिस कि एक माइंडसेट रहता है इन द माइंड ऑफ वुमेन मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि ईदर आई हैव डायबिटीज और आई एम एन ओबीस पर्सन सो आई कैन नॉट कंसीव, और मे बी आई शुडंट लुक टुवर्ड्स दैट ऑप्शन. ऐसा कुछ नहीं है. आजकल मेनोपॉज के बाद भी कंसेप्शन हो रहा है थ्रू IVF. You can conceive till the time you have eggs, your uterus is working, you can conceive. ऐसा कुछ भी नहीं है. बट टेकिंग एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस, तभी मैंने बोला 1 साल का टाइम दो अपने आप को. वर्क ऑन योर हेल्थ. फिजिकल हेल्थ पे वर्क करोगे, आपका मेंटल हेल्थ भी वर्क करेगा. बिकॉज एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट. इफ़ यू हैड अ वेरी रफ फर्स्ट प्रेगनेंसी, प्रॉब्ली योर सेकेंड प्रेगनेंसी वुड बी एज स्मूथ एज पॉसिबल. तो हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है. जितना आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे फॉर इट, एटलीस्ट यू नो कि आपके वजह से बच्चे को कोई हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे, बच्चे में कोई डिफेक्ट नहीं आएगा. बिकॉज द गिल्ट ऑफ हैविंग दैट इज इनसरमाउंटेबल. तो ऑलवेज टेक योर टाइम. आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स कि जहाँ पे इतने साल वेट किया वहाँ पे कुछ महीने और वेट कर लो, कुछ नहीं जा रहा है. बी फिजिकली फिट. नॉट जस्ट यू बट योर पार्टनर एज वेल. दोनों को फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि इफ़ समबडी हिट्स द हिल,
Other one has to be mentally, emotionally and physically available to cater to the child. क्योंकि आफ्टर डिलीवरिंग पेरेंट्स की लाइफ उनकी नहीं होती है, पेरेंट्स की लाइफ उनके बच्चों की हो जाती है टिल द टाइम द बच्चा इज़ नॉट केपेबल. एंड इंडियन हाउस होल्ड में पेरेंट्स की लाइफ हमें जिंदगी भर बच्चों के लिए होती है. यू डोंट हैव योर लाइफ विथ योर सेल्फ. तो यू हैव टू बी prepared. Though you can't ever be fully prepared. You never know what's the next thing that's coming in your life. But at least you can work on your health. At least you can foresee or work upon certain health issues that might come in pregnancy. जैसे प्री इक्लैम्सिया हो गया या जेस्टेशनल इश्यूज हो गए जो आ सकते हैं, उनको आप अवॉइड कर सकते हो टेकिंग steps further. वही precaution is better than the cure. So what is autoimmune disorder? So autoimmune disorder is when your body के जो इम्यूनिटी होती है वाइट ब्लड सेल्स दे स्टार्ट अटैकिंग योर बॉडी. जो बाहर से फॉरेन ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं उनको अटैक करने की जगह इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर ओन बॉडी. आपकी बॉडी का ऑर्गन्स टारगेट करने लग जाती है. दैट इज़ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. वेरी कॉमन इन वुमेन. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कुछ ये हेल्थ इशूज़ के नाम सुने होंगे. रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हाशिमोटो थायराइड, ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस हो गया. बहुत केसेस में लूपस. ये सारे इश्यूज़ आर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. इसमें आपकी बॉडी के इम्यूनिटी सेल्स आपकी खुद की बॉडी को टारगेट कर रहे हैं. एंड इट टारगेट्स मेजॉरिटी ऑफ द विमेन. लाइक आई हैव बीन डायग्नोज्ड विथ लूपस लास्ट ईयर. अब लूपस में क्या होता है कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक ऑर्गन दैट माई body is being targeted. It can target any body part. It can target my kidney, lead to renal failure. It can target my thyroid. It can target my heart. It can target my brain. Anywhere it can target. But when I came to know about that I'm suffering with lupus, that was around last year ka November या December में, it did take a toll on my mental health. I am on immunosuppressants, which are steroids since then, and I will be on it lifelong. There's no cure to it. But I believe magics happen. And you never know कब change हो जाए, कब क्या हो जाए. But it did take a toll on my mental health. That's when I started posting about lupus and autoimmune disorders on social media. You won't believe, मैंने एक post डाला था about my journey that I have been suffering with lupus. 150 women in a span of 5 hours reached out to me that they are having similar issues and they don't know what to do about it. कानपुर में आज की डेट में एक भी immunologist नहीं है who works on such disorders. People are not aware of it कि autoimmune disorders होते क्या हैं. And autoimmune disorders कितना भी बोल दो आप lifestyle, it has entirely to do with your genetics. आपकी genetic legacy में हो सकता है पुश्तों पहले किसी को हुआ होगा जो आज आपके पास आया है. पहले के ज़माने में लोगों को पता भी नहीं होता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. बट हो सकता है अब वो आपके ऊपर आया हो. तो autoimmune disorders is something that gets aggravated through lifestyle but is carried forward through genetics. And as I said, a lot of women are suffering with it. Men are too. But having the right approach towards health and fitness can obviously delay the offsprings. कि जो inevitable है, because there's no coming back from it. जो inevitable है, उसको और delay कर सकता है working on your lifestyle. जैसे मेरे साथ भी इट्स जस्ट मार्च राइट नाउ, मार्च मिड चल रहा है. मेरे जितने शायद 500 mg के स्टेरॉइड्स चल रहे थे आज वो 100 mg पे आ गए हैं बिकॉज आई बीन वर्किंग ऑन माई हेल्थ. मैंने अपना वेट विथ स्टेरॉइड्स, हमेशा सुना होगा स्टेरॉइड्स ले रहे हो वेट बढ़ता है. मैंने अपना विथ स्टेरॉइड्स 10 किलो वेट कम करा है बिकॉज आई बीन सो विगरस विथ माई हेल्थ एंड फिटनेस एंड मेंटल हेल्थ एंड एवरीथिंग. तो अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट इवन नोइंग कि उनके साथ क्या चल रहा है. दैट्स वाई जैसे पहले बोलते थे ना साल में एक बार ब्लड टेस्ट कराओ, फिर बोलने लग गए साल में 6 महीने में ब्लड टेस्ट कराओ. आई टेल माई क्लाइंट्स 4 महीने में ब्लड टेस्ट कराओ. बहुत ज़रूरी हो गया है. नो वॉट इज़ हैपनिंग. ऑल्सो विथ ओबेसिटी, थायराइड नॉर्मल आ रहा है, PCOD नॉर्मल आ रहा है, हार्मोनल बैलेंसेस नॉर्मल आ रहे हैं, फिर भी क्यों पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ हो रहा है, सब हो रहा है. हिस्ट्री रह चुका है थायराइड का लेकिन अब नहीं है. गेट एन anti-TPO टेस्ट डन. प्रॉब्ली यू हैव ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस. एक बार टेस्ट का मुझे आप दोबारा बता दो बिकॉज जैसे आपने बताया कि कानपुर में कोई नहीं है इम्यूनोलॉजिस्ट, कोई नहीं हाँ, है. वैसे ही टायर 3 सिटीज़ टियर 3 सिटीज़ की अगर हम बात करें तो बहुत जगह नहीं होंगे. इसके बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं है. तो आपको पता कैसे लगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो सकती है या ये चीज़ आपको लगी थी? What were the symptoms? See, I developed thyroid when I was in class 7th, 2007 या 8 की बात है. उस टाइम पे मैंने जयपुर से होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया था, साल भर में ठीक हो गया. मेरे PCOD हुआ था 2014 के एंड में. आई हैड सिम्टम्स ऑफ PCOD. उस टाइम पे मैं कॉलेज में गई थी एंड आई डिड माई ग्रेजुएशन इन योगा. बैंगलोर में थी मैं. पूरा योगा गुरुकुल में ही थे, सारे डॉक्टर्स भी थे वहाँ पे.
तो मैंने अगेन जयपुर से टेस्ट कराया, मेरे PCOD आया, वहाँ पे विथ लाइफस्टाइल रेक्टिफिकेशन सारा कुछ ट्रीटमेंट्स के थ्रू वो भी 1 साल में ठीक हो गया. बट व्हेन आई गॉट माई PCOD, दैट्स 2014, तब से मुझे परमानेंट फुट पेन रहा. पहले वो जैसे PMS कहते हैं ना, PMS के टाइम पे रेस्टलेसनेस होती थी, कुछ होता था, कुछ लोग के बैक पेन होता है, कुछ लोग के मूड स्विंग्स होता है. मेरे स्टार्टिंग में PMS के टाइम, पीरियड्स के 1 हफ्ते पहले तक रेस्टलेसनेस रहती थी लेग्स में, कि पूरे टाइम रात में लेग्स ऐसे चल रहे हैं मेरे राइट एंड लेफ्ट, मैं सो नहीं पा रही हूँ. फिर धीरे धीरे वो PCOD के बाद एग्रीवेट हो गया टू एवरी डे, एवरी नाइट आई कुडंट स्लीप. डॉक्टर्स पुट मी ऑन एंटीडेप्स उस टाइम पे, स्टेटिंग कि आई हैव रेस्टलेस लेग सिंड्रोम. अगेन इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसकी वजह से पैर में बेचैनी होती रहती है, पैर में दर्द होता है. देन आई वेंट टू अ कज़न ऑफ माइन, वो साइकेट्रिस्ट है पंजाब में, संगरूर में. I went to him, I told him about all my situation. He gave me D3, B12, बहुत high doses of injections, ये सब के चले थे मेरे. उसके बाद मेरा काफ़ी टाइम तक पेन कम हो गया था and my weight dropped. फिर उसके बाद अगेन एज इन व्हेन उसका डोज ख़त्म हुआ बॉडी में, उसका वैल्यू ख़त्म हुआ, मेरे फिर ये इशूज़ बढ़ने लग गए. दैट्स व्हेन आई थॉट कि लेट मी जस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज ही आस्क्ड मी टू कंसल्ट एन MD इन मेडिसिन. उसने मेरा समझा हिस्ट्री, क्योंकि अगर थायराइड हुआ है वो भी ठीक हो गया, PCOD हुआ है वो भी ठीक हो गया, मतलब कुछ तो ऐसा है जो अंदर ही गड़बड़ कर रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस कर रहा है, लेकिन टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा है. तो शी गॉट फर्दर टेस्ट डन फॉर मी. जो टेस्ट मेरे हुए थे रिजेंसी से, जिसमें एंटी-TPO था, ANA प्रोफाइल्स, ये सब हुए थे. उसमें मेरे आया ऑटो इम्यून इशू. मेरे आई गेस हिस्टोजेंस और समथिंग दैट वाज ऑन अ हायर साइड, इट वाज पॉजिटिव. शी पुट मी ऑन ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस का डाइट, एंटी-इन्फ्लेमेटरी डाइट विच इज़ अ मिथ. एंटी-इन्फ्लेमेटरी डाइट कुछ नहीं होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहता है विच इज़ फॉर रेगुलर पर्पस. कभी कभी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, कभी कभी इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, बट एवरीबडी हैज़ इन्फ्लेमेशन. फिर शी पुट मी ऑन सर्टन मेडिसिन टू कर्व माई थायराइड लेवल्स डाउन, बट nothing was working out for me. That is last year June. फिर I have a student of mine, she's a very good pediatric in Kanpur. Her father-in-law and her husband, they both are doctors. Her husband is an MD at Regency. So she asked me कि एक बार उनको दिखा लो. He got my further test done. And he this time sent my reports to हैदराबाद, क्योंकि apparently Regency में जो मशीन में जिसमें मेरा टेस्ट हुआ था आधा ज़्यादा टाइम वो ख़राब रहती है, which we had no idea. And these tests are very expensive. मतलब एक ब्लड टेस्ट होता है 20-20 हज़ार का. They are that expensive. और एजेंसी की वो मशीन ख़राब पड़ी हुई टोल्ड मी, तो ही सेंट माई रिपोर्ट्स टू हैदराबाद. हैदराबाद से रिपोर्ट्स आए तो उसमें लिख कर आ गया, आई डोंट हैव एनी इशू विथ माई थायराइड ग्लैंड, ज़बरदस्ती के मेडिसिन थे, आई हैव लूपस. सो नाउ आई हैव टू वर्क अपॉन कि मैं ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं खा सकती क्योंकि किडनी के इशू है. आई हैव टू वर्क ऑन माई आइज़ लेवल ऑल्सो, क्योंकि आइज़ भी इसमें सबसे पहले ख़राब होती हैं. तो अ वेरी ग्रेट डॉक्टर, ही इज़ अमेजिंग. तो आई एम वर्किंग ऑन इट. मेरे स्टेरॉइड लेवल्स कम हुए हैं, बट देन शायद अगर मुझे ये सारी चीज़ें 14 साल पहले पता चल गई होती तो अभी इतना इशू नहीं होता. राइट. कुछ लोगों को तो जिंदगी भर पता नहीं चलता, फिर अननेचुरल डेथ. तो पीपल रियली नीड टू बी कॉशियस अबाउट इट. आई जस्ट वॉन्ट पीपल हु आर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, सी वी आर एक्स्ट्रा केयर प्रोवाइडर्स, वी आर नॉट मेडिसिनल प्रोफेशनल्स. जिन्होंने इसमें प्रॉपर इन डेप्थ स्टडी किया है, आई वॉन्ट देम टू एक्चुअली कम फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट सर्टन हेल्थ इशूज़ दैट आर वेरी कॉमन नाउ डेज, बट पीपल हैव लेस अवेयरनेस अबाउट. बट आजकल ट्रेंड्स में हम लोग इतना ज़्यादा हो गए ना, वी आर नॉट एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द क्रक्स ऑफ द सिचुएशन. लेट्स फोकस ऑन हेल्थ इन जनरल. ट्रेंड में जो आया है वो उतनी जल्दी ट्रेंड से चला जाएगा जब कोई और ट्रेंड आ जाएगा. जो बेसिक है, बेसिक हमारी बॉडी मूवमेंट चाहती है, एक मशीन है हमारी बॉडी. जितना आप उसको रखे रहोगे, जितनी देर तक आप कार को रखे रहोगे वो पड़ी पड़ी जंग खाएगी. जितना उसको चलाओगे आप उतना ज़्यादा अच्छे से रहेगा. किसी ने नहीं कहा है आपको आसमान से लटकना पड़ेगा तभी आपकी बॉडी फिट होगी. आप चल के भी बॉडी फिट कर सकते हो, आप वॉक करके भी कर सकते हो, स्विम करके, कुछ भी करके आप कर सकते हो. बट यू नीड टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर बॉडी. जानो तो चल क्या रहा है बॉडी में. Find the right people who can guide you with that. And the first person who can guide in that is always your doctor. Find the right doctor. And never consult a doctor in your family. Never. They will hide certain things from you. They can, because they have to be diplomatic. या कैसे बता देंगे आपको क्या health issue है. Always go outside your family. 2-3 जगह से reverse consultation लो. Have a word with them. Understand what's happening with your body. Then accordingly sit with your trainer. Find what regime can work for you, even in a group setup or a personal training setup, and then go ahead with that. But पहले समझो बीमारी क्या है, क्योंकि आज की डेट में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको बीमारी ना हो. Be it emotional, mental या physical. हर किसी को बीमारी है.
कुछ ना कुछ. So as a study abroad counselor, recently one of the parent told कि मेरे बेटे को ADHD है. It's very common, Very ADHD. common. And I was not aware of it, to be very honest. So while the call was on and I was searching for it, कि ये है क्या ADHD syndrome? Like what is it? तो what is the role of it? अगर आपको नहीं पता है, how do I get tested? क्या सिम्टम्स हैं उसके? सी सबसे ज़्यादा अटेंशन डेफिशिट होता है. ADHD इज अटेंशन डेफिशिट सिंड्रोम ही होता है वो. ठीक है. हाइपर एक्टिविटी. अभी मेरे पास भी एक स्टूडेंट आती है, शी हैज़ ADHD एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं हु हैव ऑटिज्म एज वेल. ADHD कैन लीड टू ऑटिज्म इन अ लॉन्गर रन. दैट्स द बेसिक. ऑटिज्म के भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, उसमें ADHD भी एक पार्ट होता है. आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ द स्क्रीन एंड एवरीथिंग, स्पेशली फॉर द किड्स हु वर बोर्न जस्ट बिफोर कोविड हैव ADHD राइट नाउ. तो हाइपर एक्टिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी, उसके साथ साथ अनेबल टू एक्सप्लेन देयर इमोशंस, अग्रेशन. ये बच्चे ऐसे भी होते कभी कभी खुद से ही बात कर रहे, खुद से ही सोचते सोचते रो देंगे, खुद से ही सोचते सोचते हंस देंगे. बहुत सिवियर फिट्स आते हैं उनको, मार पीटने लगेंगे. तो इफ़ यू सी थोड़ा सा भी ऐसा इमोशनल टर्मोइल इन द बच्चा, सी बच्चा जब भी अपने डेवलपमेंट स्टेज में होता है वो धीरे धीरे एक्सप्लोर करता है अपने इमोशंस. बट नॉट वन इमोशन शुड लिंगर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो हैविंग राइट कंसल्टेशन विथ योर पीडियाट्रिक इज़ वेरी नेसेसरी. पहले होता था कि अरे छोड़ो डॉक्टर क्या जाना है. आज की डेट में कुछ भी लग रहा है, हैव अ वर्ड विथ योर डॉक्टर. हर चीज़ मेडिसिन से क्यों नहीं होती, काफ़ी चीज़ें बातों से भी क्यों होती है. सो हैव अ वर्ड विद योर डॉक्टर. एंड पेरेंट्स को भी शायद थोड़ा टाइम में बढ़ाना पड़ेगा बच्चों के साथ, विच इज़ हैपनिंग. बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को बच्चों के साथ, बिकॉज बच्चा पैदा करना आपकी चॉइस थी, आपको संभालना भी आप ही को पड़ेगा. नानीज़ के भरोसे आप बच्चा नहीं पाल सकते हो इन अ लॉन्गर रन, क्योंकि नानीज़ कैसे बैकग्राउंड से आई हैं, दैट हैज़ नथिंग टू डू विथ योर बैकग्राउंड और द वैल्यूज़ दैट यू वांट टू इम्प्लीकेट. मेरे पास भी जितने बच्चे आ रहे हैं हु आर सफरिंग फ्रॉम ADHD या बॉर्डरलाइन ऑटिज्म हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप बाय देयर नैनीज़. पेरेंट्स वर जस्ट देयर. पहले होता था नैनीज़ वर जस्ट देयर, आजकल पेरेंट्स आर जस्ट देयर, बाकी नानीज़ नहीं पाला है. अब नानीज़, बच्चा चिढ़ रहा है, कुछ हो रहा है, मार रही हैं, पीट रही हैं, हाउ इज़ दैट इम्पैक्टिंग द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड? कुछ नहीं समझ में आ रहा है. मैं स्टूडियो में देखती हूँ बहुत सारी नानीज़, ये लो फ़ोन पकड़ो, देखो स्क्रीन. क्यों देखो स्क्रीन? वो बच्चा 1 घंटा यहाँ पे अपनी एनर्जी वेंट आउट करना है ताकि रात में जाके वो सो सके चैन से, रात को एंजाइटी उसको ट्रिगर ना करे. तो यू हैव टू टेक केयर. या तो बच्चा मत पैदा करो, बच्चा पैदा करो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, एज सिंपल एज दैट. एंड पेरेंट्स, दिस इज़ अ वेरी हार्ड ट्रूथ, बट पेरेंट्स हैव टू रियलाइज दैट. व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर वर्किंग कपल्स, दोज हु आर लाइक, आजकल तो कॉमन है ना. हाँ, तो फाइंड अ वे आउट. Again, the clear picture is कि 11 to 6 they are busy. Parents are busy. So we just have time. वो 12 घंटे जो हम रात में उसके साथ हैं, ठीक है, out of which 6 hours he is sleeping. तो वही एक टाइम है. अगेन दैट काइंड ऑफ, अगेन मॉम गिल्ट की बात हो रही थी, तो आई एम, ही इज़ हार्डली 7 months ओल्ड नाउ, बट आई हैव स्टार्टेड बिल्डिंग दैट मॉम गिल्ट कि अच्छा नहीं उतना टाइम नहीं दे पा रहे, मे बी यार फूड चार्ट प्रॉपर बनाए कि नहीं, वो उस टाइम उतना खा पा रहा है कि या नहीं, वट बिकॉज आई हैव सर्टन प्लान्स फॉर हिम एंड आई एम वर्किंग ऑन द डाइट्स दैट ही हैज़ टू फॉलो, बट वो हो पा रहा है या नहीं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट कि यू नो रिजल्ट वो आएगा कि नहीं, वो वाली चीज़ है. See, this has to be also talked about before planning pregnancy. Yeah. Not just your health, but बच्चे का health, बच्चा कैसे brought up करना चाहिए. क्योंकि you can't have a child. See, I am not married, but I'm soon going to get married. और मेरा plan है कि मैं शायद 1-1.5 साल में करूँगी. But if I am planning to take that responsibility, I have to acknowledge to that responsibility as well. With that being said, ये नहीं कि करियर छोड़ के बैठ जाओ घर पे, नहीं. But you have to find some middle ground, especially for people who are in business field. थोड़ा सा वो freedom होता है time का. Who are in the job sector, वो उतना freedom नहीं मिल पाता है, I understand. But then understand, if you are bringing that child in the world, that child is solely your responsibility. मतलब as a couple, it's your responsibility, not just mom's responsibility. As a couple, it's your responsibility. So you have to find a way out. And that only a couple can decide. No other person can. Hence, a life coach can really help in this scenario, in understanding like where am I going wrong. क्योंकि जैसे mom guilt होता है, gradually with time he will start developing the father guilt that I am not there with my child. And जब वो देखेंगे ना कि बच्चा पूरे टाइम मम्मी 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 कर रहा है, तब ज़्यादा फील होगा. It happens with everybody. Start speaking, yeah.
How did Tapa came into picture? So I finished my graduation in 2017 in the field of yoga from Bangalore. मेरा ये था कि मुझे अपना कुछ स्टार्ट करना है. उस टाइम पे कानपुर में मैं आई थी. आई नेवर हैड फंड्स. तो तपा इज़ वॉट आई स्टार्टेड ऑल ऑन माई ओन. नो मनी फ्रॉम माई फैमिली, नथिंग. तो ऑल्सो माई फैमिली वॉज नॉट दैट फाइनेंशियली इक्विटेबल टू सपोर्ट मी इन दैट वे. उस टाइम पे 2017 आई केम हियर. आई वांटेड टू स्टार्ट विद समथिंग. इट डिडंट वर्क आउट. 2017 एंड आई शिफ्टेड टू दुबई. 1 साल में वहाँ पर रही. नहीं समझ में आया. सी दुबई इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू go on vacations. I don't see myself building a life in a concrete jungle. Corporate sector is not something that works for me. Moreover than that, I am not somebody who can work for someone else because I speak often. Like I am somebody who puts my voice out there. So that leads to a lot of conflict. So I realized it early on in my stages that I don't want to work under somebody because I'm highly opinionated. Moreover than that, I also wanted to put up a picture कि जैसे bosses मेरे को वैसा नहीं बनना है. That was really inspiring for me कि मुझे उन जैसा नहीं बनना है. I had a lot of examples in my life कि मुझे कैसा नहीं होना है लाइफ में, more than मुझे ऐसा होना है. I started at a very small space with a very मतलब अभी जो स्टूडियो है उसका 1/3 से भी 1/4 होगा वो स्पेस. तो 2019 October I started. 2020 COVID hit. Luckily, I started with a very small place. आराम से सब चल गया था. 2015 से ही मैं ऑनलाइन क्लाइंट्स ले रही थी. I wanted to choose the name तपा क्योंकि तपा संस्कृत वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है तपस्या. अपनी लाइफ में कुछ भी पाना है तपस्या तो करना पड़ेगा, तपना तो पड़ेगा. फिर चाहे फाइनेंशियल गोल्स हो, पर्सनल गोल्स हो, लव गोल्स हो, कुछ भी गोल्स हो, मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी. ऑल्सो तपा का टोटल न्यूमरोलॉजिकल नंबर इज़ 1. माई नंबर इज़ ऑल्सो 1. I'm highly governed by sun. Hence, Tapa ka logo is also fire. क्योंकि तप, तपस्या, burn, fire is also sun. So that's how I designed for the name, जिसका अभी मुझे chronological order पिछले साल पता चला कि अच्छा मैंने ये किया था, मुझे पता भी नहीं था ये सब. तो that's how it started. And my main focus was कि जितना मुझे आता है, जितना मैंने पढ़ाई करा है, मैं उतना ही कराऊंगी. उसके आगे पीछे जो भी चल रहा है ट्रेंड में, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता. एटलीस्ट आई कैन नाउ से कि मेरे पास अगर कोई भी क्लाइंट आ रहा है और वो फॉर सम रीज़न छोड़ के भी जा रहा है, वो एवे कोई ट्रेनर के पास नहीं जाएगा. वो सबसे पहले जाके पूछेगा अपने सर्टिफिकेट्स दिखाओ मेरे को. इतना तो उनको मेंटली ट्रेन कर दिया है कि भेड़ के बीच में मत जाओ. तो दैट्स हाउ तपा स्टार्टेड. फिर वी लॉन्च्ड आवर वेबसाइट जिसमें वी वर गिविंग 1 week के वर्कआउट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, व्हिच आर स्टिल देयर ऑन द वेबसाइट. वी स्टार्टेड विद दैट. दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग ग्लोबल रिकग्निशन. तो आई गॉट published on Google News, Medium, Entrepreneurs of India, ये सब में आया था. तब I even got selected in Forbes 100 companies with global potential. It came under the top 1,000 companies in India. But then they were charging a bomb. I was like, I don't want to go ahead with that. Because अभी तक मैंने जितनी भी जगह किया है, अगर मेरा नाम आया है, I have never paid. It's entirely dependent upon my credential. I'm never going to pay ahead, even for Forbes, no matter if it is Forbes. उनको जब मैं अगर इस केपेबल बन जाऊंगी कि दे वोंट चार्ज मी, देन आई डू इट. नाउ वी आर सर्विंग एट प्रेजेंट 20,000+ clients globally, and our aim is not to open any more studios, but to have a global domination sitting in Kanpur through online setups. So we are entirely working over online. And your focus is on what kind of clients? Honestly, जिनकी किचकिच कम हो. I am focusing on clients जिनकी किचकिच कम हो. नहीं, my question is कि focusing on clients like you're pregnant. See, abhi I am too much into pregnancy because I want people to be aware of pregnancy. And pregnancy में a woman turns into a superwoman. So that is my personal motive. Tapa ka motive is to let people understand their body, let their mind come back into the body. जो बाहर घूम रहा है दिमाग उनका, वो वापस बॉडी के अंदर आए. माइंड एंड मसल का कोऑर्डिनेशन हो, उनको समझ में आए कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ताकि प्रॉब्ली 5 years डाउन द लाइन दे डोंट इवन नीड अस. वी वॉन्ट टू ट्रेन देम, क्योंकि ज़िंदगी भर स्पून फीडिंग चाहिए. ज़िंदगी भर चाहिए कि कोई एक ट्रेनर सर पे बैठा हो और बोले ये खाओ, नहीं ना. So that's how we tend to develop the credentials. We tend to work on word of mouth. And for people to understand what their body is capable of, not to listen to the world around, not to listen to the unnecessary thoughts in their mind, and to be self-dependent, even when it comes to health and fitness. That's what we are aiming for. एक लास्ट क्वेश्चन है.
सर्टिफिकेट्स की बात करी आपने कि भाई जब आप कोई अपना ट्रेनर देख रहे हो तो पहले चेक कर लो कि उसके पढ़ा लिखा है कि पढ़ा नहीं। लिखा है या नहीं है। सर्टिफिकेट्स, अब हमारी भाषा में बोलें तो सर्टिफिकेट मतलब मेरे मानने में सर्टिफिकेट्स बन भी जाते हैं, है ना, चाहे कोई बहुत रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से भी आ रहे हो तब भी काम हो जाता है। तो बाकी क्या साइंस हैं चेक करने के? See, अभी तक ये चीज़ फिटनेस में नहीं आई है। ओके हाँ, क्योंकि फिटनेस में अगर आपने सर्टिफिकेट लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई पर्सनली डोंट बिलीव इन दोज 1 मंथ वाले सर्टिफिकेट्स जो होते हैं। प्रॉपर एजुकेशन हो, कुछ नहीं तो एटलीस्ट एनाटॉमी फिजियोलॉजी की तो टेंशन मतलब अवेयरनेस हो, नॉलेज तो हो। हाउ टू मेक यू डू अ शोल्डर वर्कआउट व्हेन आई नो दैट यू हैव सर्वाइकल इशू, जब तक मुझे एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पता होगी तब तक मैं कैसे करा सकती हूँ? बी इट थ्रू फ्री वेट्स, थ्रू पिलाटेस इक्विपमेंट्स, थ्रू मशीन, थ्रू जस्ट योर बॉडी वेट, मैं कैसे करा सकती हूँ? तो उसके लिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए। आस्क क्वेश्चंस टू योर ट्रेनर्स। आज की डेट में हर किसी को पता है उसकी बॉडी में क्या चल रहा है। इंस्टाग्राम पे इतनी फ्री नॉलेज है, आधी ज़्यादा रबिश है बट काफ़ी नॉलेज है इंस्टाग्राम पे। लोग सेल्फ अवेयर हो गए हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मुझे हो सकता है इस चीज़ की ज़रूरत हो। तो इफ़ यू आर दैट स्मार्ट इनफ, आस्क क्वेश्चंस, क्रॉस क्वेश्चन करो अपने ट्रेनर को कि ये किया तो ये होगा। अभी मेरे पास जितने लोग आते हैं, मेरे पास पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं, नॉर्मल लोग कम आते हैं, क्योंकि वी वॉन्ट टू वर्क अराउंड पीपल जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जस्ट बिकॉज आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपको थायराइड है, आपको ओबेसिटी और आपका नी सर्जरी हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप फिटनेस पे नहीं वर्क कर सकते हो अपने। तो हाउ टू क्यूरेट अ प्लान एंड नॉट नेसेसरली कि अगर आपको ये सारे इशूज़ है तो आपको मुझे पर्सनल ट्रेनिंग के ही पैसे देने हैं। वॉट इफ़ यू कांट अफोर्ड अ पर्सनल ट्रेनिंग? तो वी हैव टू वर्क अराउंड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, आपकी बॉडी है, आप अपनी बॉडी के साथ तो पंगा ले नहीं सकते हो, तो कैसे आप किसी पे भी भरोसा कर सकते हो? बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेट लॉस, वेट गेन, आजकल वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, हेल्थ इंपॉर्टेंट हो गई है। एवरी फॉर्म ऑफ हेल्थ, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, एवरी फॉर्म ऑफ हेल्थ इज़ इंपॉर्टेंट। एंड जिसको देखो उसको कोई ना कोई हेल्थ इशू है। अगर फिजिकल नहीं है तो फिजियोलॉजिकल होगा या मेंटल होगा। तो you have to be aware of your body, you have to use your questioning and reasoning power, and you have to ask for authentication. पूछना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है धांधली किया सर्टिफिकेट बनवाने में तो आप क्वेश्चन करो। मैं बोलो कि प्रेजेंट कर दो, मतलब आप क्वेश्चन करो कि आप मेरा कैसा बनाओगे, क्या वर्कआउट कराओगे, मेरे को ये इशू है तो इसी पे ही मुझे वर्क करना है तो क्या कराओगे आप? आस्क द क्वेश्चंस। अगर कोई ट्रेनर एक्चुअली एजुकेटेड है तो वो कभी मना नहीं करेगा आंसर करने के लिए। एक चीज़ मेरे से और रह गई थी, मैं हर किसी से पूछता हूँ जितने भी फिटनेस इन्फ्लुएंसेस हैं, पेरेंट्स के लिए क्या सजेस्ट करते हो आप? क्योंकि सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में यही चल रहा है, जब से फ़ोन का एडिक्शन आया है तब से चीज़ें और बढ़ गई हैं। बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं कि अब वो भी कमरे में बंद हो गए हैं। दे आर जस्ट स्वाइपिंग थ्रू रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स। वहाँ पे क्या था कि मैं अपने घर की बात करूँ तो माई फादर यूज टू गो फॉर अ वॉक, मदर यूज टू गो फॉर अ वॉक। घुटनों की प्रॉब्लम आनी ही आनी है, हमें पता है, अभी नहीं है थैंक गॉड, बट हमें पता है कि वो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट होता है। लाइक हाउ टू यू मोटिवेट योर लाइक पीपल, योर पेरेंट्स की हाउस रूल्स होना बहुत नेसेसरी है आज की डेट में। मैंने अपनी फैमिली में हाउस रूल्स बना रखे हैं कि जैसे आई स्लीप बाय 10 o'clock, आई गेट अप एट 5 or 6 in the morning। मुझे पता है कि मैं 7 बजे के बाद मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाऊंगी, किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करूँगी। आई एम नॉट देयर ऑन सोशल मीडिया अनलेस इट इज़ नेसेसरी। और जैसे मेरी 8:30 से 9:30 क्लास होती है, वो क्लास के लिए आई एम ऑन द फ़ोन, उसके बाद मैं फ़ोन टच भी नहीं करती हूँ। ये रूल ऑल्सो इम्प्लीकेट्स टू माई मॉम, टू माई ग्रैंड मॉम, जो भी घर पे हैं उस वक्त, कि आप जब भी सो रहे हो उसके 2-3 घंटे पहले आप फ़ोन छूना ही बंद कर दोगे। मेरे क्लाइंट्स का मेरा फ़ोन स्लीप मोड पे मैंने एक्टिव कर रखा है कि रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मेरे को कोई कॉल भी नहीं कर सकता है। क्या कॉल भी आएगा तो मैं नेक्स्ट डे ही देखूंगी। मैं फ़ोन, मौत भी आ जाए मैं फ़ोन नहीं उठाने वाली। इतना ही है तो मेरे को टेक्स्ट कर दो, क्योंकि कभी कभी जैसे इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, उनका क्या होता है कि टाइम जोन का डिफरेंस है, उन्होंने नोटिस नहीं किया इंडिया में क्या टाइम होगा, अपने हिसाब से कॉल कर, रात को 2-3 बजे भी फ़ोन बज रहा था। इट इज़ टेकिंग अ टोल ऑन माई मेंटल हेल्थ। तो आई हैव टू पुट अ फुट डाउन, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर माई सेल्फ एंड दिस इज़ व्हाट माई फैमिली हैज़ टू डू। अब हमारी फैमिली में भी एक ये अनसेट रूल है, दिस इज़ माई मॉम हैज़ डन, कि उठते के साथ बेड पे बैठे बैठे 5 मिनट प्रेयर करनी है। ब्रेथ पे वर्क करो, उठते के साथ सीधे ज़मीन पे पाँव नहीं रखना है, क्योंकि बॉडी बेड पे गर्म हो जाती है, फ्लोर ठंडा होता है, जिटरी हो जाती है बॉडी। कभी कभी समझ में नहीं आता, इसलिए दोपहर में जब लोग सोते हैं रात और शाम के टाइम पे उठते हैं, समझ में नहीं आता दिन है कि रात है क्या है। गिव योर सेल्फ 5 minutes, अंडरस्टैंड, बी ग्रेटफुल, बी
शो योर ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स द यूनिवर्स एंड गॉड, जिसको भी आप बिलीव करो, देन ड्रॉप डाउन. फिर आप अपना पानी पियो. सुबह 1 घंटे में हमारे घर में हमेशा से रूल रहा है, कुछ नहीं खा सकते आप पहला 1-1.5 घंटा. पानी पियो अलग अलग टाइप के, कुछ नहीं तो नॉर्मल पानी पीते रहो. पहले तो खूब हम लोग खेलते थे, अब कुछ नहीं है. अब इवन मी एंड माई मॉम वी बोथ फॉलो इंटरमिटेंट. तो हमारा ईटिंग विंडो ही स्टार्ट होता है 12 बजे से, और हमारा ईटिंग विंडो ख़त्म हो जाता है रात के 7 बजे 8 बजे के आसपास. तो सर्टेन रूल्स वी हैव टू मेक इन द हाउस. And somebody who has that voice and can put a foot down, especially for the kids, you have to do that. Certain house rules. Abhi, I've been following this some Instagram, some YouTube पे lady. She has 7 kids. अब उसने एक कंप्यूटर स्क्रीन टाइप का लगा रखा है जिसमें टास्क फॉर द डे फॉर एवरी चाइल्ड इज मेंशनड. I've seen that, yes. As soon as the kid finishes that, they have to go and press the button. आजकल बहुत फेमस हो रहा है ये. This is giving kids the achievement wala feeling, oh, I finished all the things for the day. It doesn't feel like a burden. And end of the day, kids are part of your lifestyle as well. कितना कंट्रोल करना है, क्या नहीं कंट्रोल करना है, पेरेंट्स को उस पर बहुत ज़्यादा स्टेप फुट डाउन करना पड़ेगा. मोर ओवर देन दैट, पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड कि जस्ट बिकॉज बाकी पेरेंट्स अपने बच्चों को 10 क्लास में भेज रहे हैं, आपको अपने बच्चे को 10 क्लास में भेजने की ज़रूरत नहीं है सोसाइटल प्रेशर में. आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया है ये कानपुर में. अच्छा, मेरा बच्चा वहाँ जा रहा है, मेरा बच्चा वहाँ जा रहा है, तो मेरा बच्चा भी जाएगा वहाँ पे. नहीं, ज़रूरी नहीं है. मेरा बच्चा हो सकता है कि घर पे ही पढ़े और बाहर खेलने जाए. हम लोग भी तो वैसे ही पले बड़े हैं और अच्छा खासा हम लोग कर रहे हैं अपनी लाइफ में. 10 क्लासेस में डाल के यू डोंट हैव टू आंसर टू द सोसाइटी. You know what is best for your child as parents, nor your parents know what's best for your child, be it maternal or paternal. Only you both can decide what's best for your child and you have to put a step down. जितना सोसाइटी के चक्कर में पड़ोगे उतना आप अपनी लाइफ भी ख़राब करोगे, खुद भी डिप्रेशन में होगे, अपने बच्चे को भी स्ट्रेस में डालोगे अननेसेसरी स्टैंडर्ड्स की वजह से. और वैसे भी आजकल बच्चों को पता चल गया है क्लास 8 तक कोई बच्चा फेल होना नहीं है. तो किड्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट सिचुएशन. तो यू हैव टू पुट अ स्टेप डाउन. Somebody has to take that responsibility that these are certain house rules and we have to follow. The quicker you start as a parent in your child, you start inculcating that, the more disciplined your child becomes in future. यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा मेरे को याद आता है. प्रभजोत की ना पहले ऑफिस में एक कलीग थी. शी यूज्ड टू गिव एप्पल्स एज ए रिवॉर्ड इंस्टेड ऑफ कैंडीज. वो बोलती थी अगर बेटा तुम ये काम करोगे मैं तो आज तुमको शाम को एप्पल दूंगी. और वो चीज़ बच्चे में फिर धीरे धीरे इनकलकेट हो जाती है. मतलब वो एक हेल्दी ऑल्टरनेट की तरफ. Correct. बहुत मतलब क्या बोलेंगे इसको, हाउ टू पुट दैट इन वर्ड्स, कि शायद हम लोग के साथ भी अगर वो चीज़ हुई होती ना कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग यू बाइसिकल या इंस्टेड ऑफ गेटिंग दिस, अगर कोई हेल्दी ऑल्टरनेट दिया जाता, वो शायद हम लोग आज बट हमारी लाइफस्टाइल आई वुड स्टिल बिलीव कि नहीं वो it तो was बेटर still on a healthier aspect. बिकॉज स्विगी जोमेटो नहीं था, कुछ नहीं था. अब तो बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं. कन्वीनियंस है अब, एवरीथिंग इज कन्वीनियंट. पहले सब्जी भी लेने जाना होता था तो वॉक करके जाते थे, अब ब्लिंकिट है. तो थिंग्स आर बिकमिंग वेरी कन्वीनियंट एंड वी पीपल हैव बीन इनटू अ माइंडसेट कि चलो ठीक है 10 मिनट यहाँ पे बचाए, चलो 10 मिनट में एक्स्ट्रा पैसे कमा लेते हैं. एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड मेकिंग मनी to portray a certain image in the society. Aajkal making money is directly related to society. It is not related to what my dreams are anymore. So again, as I said, you have to put a foot down. आप ही डिसाइड कर सकते हो आपके बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है. neither your nanny ना कुछ. अभी आपका बच्चा बहुत छोटा है बट फ्यूचर में जाके at times yes कि मुझे शाम की एक वो होता है जब स्पेशली बिफोर द किड्स बैच, मुझे मेरी अमेरिकानो चाहिए सो दैट आई कैन डील विद द किड्स. उसमें भी ओनली स्वाइप थ्रू हेल्दी ऑप्शंस या यू समटाइम्स गो फॉर नहीं यार, आई एम अ ह्यूमन, आई विल ईट. कभी कभी बॉडी के लिए खाते, कभी कभी सोल के लिए खाते हैं. फाइंड अ राइट बैलेंस टू इट. कोई ऐसा नहीं है जो नहीं खाता. कभी कभी तो चलता है ना, मतलब यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस टू इट. ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि मैं बोल दूँ, मतलब ऐसे एक्सपेक्टेशंस रख दूँ कि मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ उबला हुआ चिकन और उबला हुआ राइस खा के जी रही हूँ. कोई नहीं जी रहा है. जो जी रहे हैं उनकी लाइफस्टाइल और ख़राब है, वो और ज़्यादा मेंटली टॉर्चर्ड है. समटाइम्स अपने सोल के लिए, अपनी खुशी के लिए भी खाना चाहिए. जब तक इंसान हो तभी तक खाओगे, उसके बाद नहीं खा पाओगे. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या क्वांटिटीज़ है, क्या क्वालिटीज़ है. लिमिट जाननी ज़रूरी है. एंड क्वालिटी Quality as well.